बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से एक ब्रांड न्यू एक्सप्रेसो एपिसोड के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं और उसके साथ साथ जुम्मा मुबारक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मुबारक, जुम्मा मुबारक। आपने मेरा सारा टेम्पो छोड़ दिया, मैं शुरू करने लगी हूँ, आप इतने जज्बाती होके आए हैं। आज मौसम इतना जबरदस्त है। अच्छा, आप जुम्मा मुबारक बोले ना, आप बोलती हो जुम्मा मुबारक। दिस इज योर लाइन। यस, जुम्मा मुबारक। अल्लाह करे आपका जुम्मा बहुत अच्छा गुजरे, रहमत व बरकत व देने तमाम दिनों का सरदार है। और इस दिन के हवाले से अर्ली इन द मॉर्निंग में जरूर मैसेज देता हूँ कि दुरूद पाक पढ़ने की बहुत फजीलत है आज के दिन, तो जरूर कम से कम एक बार तो जरूर एहतमाम कीजिए। एक बात बताऊं, मैं अक्सर आपका स्टेटस देख के दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ, तो उसका सवाब मिलता है। बिल्कुल, और ये मुझे भी किसी ने कहा था, तो दैट्स व्हाई। अगर हम किसी को कहते हैं तो आप अगर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे हमें भी सवाब मिलेगा, और आप आगे से किसी को कहेंगे तो उसको भी सवाब मिलेगा। और थोड़ी जिंदगी में रहमत बरकत भी आ जाएगी ना, ये भी बड़ा जरूरी है। हर वक्त तो हम आजकल माल और मईशत के बारे में सोचते रहते हैं। खैर जी, मौसम कल शाम को अच्छा हुआ, और आप कहेंगे रोजाना सुबह आके मौसम की क्यों बात करते हैं, तो बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी मौसम की खबरें होती नहीं हमारे पास। आई मीन आज के दिन है, हो सकता है कल हो ना हो, तो इसलिए हम कहते हैं कि हम मौसम की बात ही कर रहे हैं। और एक्चुअली में बारिश हुई है सुबह भी, और अभी जब हम ऑफिस आ रहे तब भी हल्की फुल्की बारिश हो रही थी मेरे। अच्छा, लाहौर की जितनी बुरी गर्मी है ना, थोड़ी सी अगर बारिश और मौसम अच्छा हो ना, तो उतना ही रोमांटिक हो जाता है। ये लुक एट द सीन्स दैट वी आर जस्ट शोइंग। शायद आपको कितना जबरदस्त ग्रीन ग्रीन। खैर लाहौर पंजाब के पूरे की इनफैक्ट कसूर की बात कर लें, शेखुपुरा, फैसलाबाद, भक्कर, टोबा टेक्सिंग, और भक्कर आपको पता है कितना गर्म इलाका है, वहाँ पे भी। इसके अलावा साहिवाल है, भावल नगर है, यहाँ पे भी बादल बरसे हैं। जो गर्मी से मुख्तलिफ सताए हुए चरिंद परिंदे, उन्होंने भी थोड़ा सुख का सांस लिया है, और इंसानों ने भी लिया। आजाद कश्मीर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, यहाँ पे भी कुछ इलाकों में यालाबारी भी रिपोर्ट। बिल्कुल, बारिश और यालाबारी भी हुई है। और इसके अलावा महकमा मौसमियात ने भी ये खुशखबरी दी है कि महकमा मौसमियात वाले कहते हैं कि आज मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में जो मौसम है वो अब्र आलूद रहेगा, बल्कि यही अभी है, अभी भी है। ओवरऑल आज पूरा दिन ही ऑन एंड ऑफ बारिश या कुछ बादल छाए रहेंगे। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वेदर अच्छा हो, और इस अच्छे वेदर में जो बारिश हो वो रहमत की बारिश। और यालाबारी के भी चांसेस हैं, सो बी केयरफुल। हाँ, गाड़ियों पे बड़ा नुकसान हो जाता है ना, फसलों पे भी हो जाता है। तो फसलों को तो आप उस तरीके से महफूज नहीं कर सकते, लेकिन गाड़ी को कर सकते हैं, सो बी केयरफुल। अच्छा जी, दूसरा फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट डे है पाकिस्तान की जुडिशरी को लेकर, चूंकि ऑडियो लीक्स के हवाले से कमीशन बना था, और फिर उसके ऊपर कल एक लार्जर बेंच बन गया है। अब इसके ऊपर भी बात होनी है, और आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। चीफ जस्टिस साहब क्या फैसला करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी जो आखिरी उम्मीद है वो अदालतें ही हैं। ये सब कुछ डिस्कस करेंगे और इस पर तजिया भी लेंगे। आज की बड़ी खबर। जी, तो तहरीक इंसाफ की जो सख्तियां हैं हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही हैं। पीटीआई को सख्त कानूनी सियासी चैलेंजेस का सामना है इस वक्त। तहरीक इंसाफ ये कहा जाए कि शदीद दबाव का शिकार है तो गलत नहीं होगा। एक तरफ पार्टी रहनुमाओं की जानिब से पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ 9 मई के हमले में जो मुलव्विस शरपसंद है उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई तेज हो गई है। जिन्ना हाउस पर हमले करने वाले शरपसंदों के खिलाफ फौजी अदालतों ने कार्रवाई शुरू कर दी गई है, और लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए साबिक MP अकरम उस्मान समेत 16 मुल्जिमान को कमांडिंग ऑफिसर के हवाले कर दिया है। पीटीआई रहनुमाओं को जी बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए इमरान खान साहब और बुशरा बेगम समेत 600 से ज्यादा रहनुमाओं के नाम जो नो फ्लाई लिस्ट है उसमें शामिल कर दिए गए हैं। और दूसरी जानिब जो पीटीआई से रहनुमा जा रहे हैं उनका सिलसिला तो रुकने का नाम नहीं ले रहा। उन्होंने कहा था ना, खुश्क पत्तों की तरह लोग जाते हैं। वही मलिका बुखारी साहिबा, साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर लॉ एंड जस्टिस, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी, तमाम पार्टी ओहदे छोड़ दिए। इसके अलावा चाहिए वो लोग हैं जो कलीदी लोग हैं, बड़े नाम हैं। भावलपुर और मुल्तान से भी साबिक जो मुख्तलिफ MPs हैं, MNAs हैं, इन्होंने भी PTI को खैराबाद कह दिया। एंड लेट मी रीड दिस, मुसर्रत जमशेद चीमा, और जमशेद चीमा साहब कलीदी रुकन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और रहनुमा, उन्होंने भी तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया। जेल के बाद रिहाई, और रिहाई के फ़ौरन बाद तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर PTI के सदर परवेज़ इलाही की अबूरी ज़मानत खारिज होने के बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। गुज़िश्ता राज पुलिस और जो एंटी करप्शन है, उन्होंने लाहौर में ज़हूर इलाही रोड पर जो
साबिक चीफ मिनिस्टर का घर है उसका मुहासरा किया, अतराफ के रास्ते बंद किए, उनके घर की तलाशी ली गई, मगर परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करने में पुलिस नाकाम रही। लेकिन ये सिलसिला परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी का आई थिंक दिस इज द थर्ड मेजर अटेम्प्ट जो की गई है। बिल्कुल, दूसरी जानिब अदालती महाज पर भी हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान शदीद महाजराई देखने में आ रही है। हुकूमत ने मुबैना ऑडियो लीक, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, कि तहकीकात के लिए जस्टिस काइस फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी जुडिशल कमीशन बनाया था, जिसने काम भी शुरू कर दिया है और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार समेत 4 अफराद को तलब किया है। मगर गुज़िश्ता रोज जुडिशल कमीशन के खिलाफ जो दरख्वास्त है उस पर चीफ जस्टिस ने एक्शन लिया, कमीशन के जो खिलाफ लार्जर बेंच तश्कील दिया और आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगा। इस सारी सूरत हाल पे तज्जिया क्या है, इसको साफ्ती नुक्ता निगाह से हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं कैसे देख रहे हैं। आज हमें आमिर इलियास राना साहब इस पे तबसरे के लिए ज्वाइन कर रहे हैं ऑल द वे लाइव फ्रॉम दी ग्रीन एंड दी कोल्ड वेदर के कॉन्टेक्स्ट में इस्लामाबाद। उनसे हम बात करते हैं। आमिर साहब सुबह खैर, मौसम कैसा है जी? सबसे पहले तो आपके शहर का हमें ये बताइए। देखें जी, आज मई का एंड आया हुआ है और जबरदस्त मौसम है, बादल छाए। ये बड़ी आमिर साहब सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, अपना फ्रेम थोड़ा सा कैमरे का सेंटर कर लीजिएगा, थोड़ा सा सेंटर कर लीजिएगा विंडो में हमारे एडजस्ट, क्योंकि आज आप सेंटर ऑफ अटेंशन है। आई मीन इस्लामाबाद जो है ना, इस्लामाबाद की कोर्ट जो है ना। जी 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 आमिर साहब। जी आमिर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी आमिर साहब, इमरान कह रहे थे कि आपका जो सेंटर ऑफ अटेंशन है ना इस्लामाबाद भी, और आप खुद भी आ जाएं, तो इसलिए हम आपके फ्रेम के हवाले से बात कर रहे थे। ये जब तहरीके इंसाफ की हम बात करें आमिर साहब, कल भी बड़ी इंपॉर्टेंट लोगों ने, जो मरकजी क़यादत है, उन्होंने कल तहरीके इंसाफ से अल्लाह ताल्लुकी का इजहार कर दिया। फिर उससे पहले भी कई लोग हैं जो तहरीके इंसाफ छोड़ के जा ही जा रहे हैं, और ये कुछ अच्छा ऑब्वियसली तहरीके इंसाफ के लिए तो नहीं है। किस तरह से देख रहे हैं आप इस सूरत हाल को? देखें, 2-3 चीजें होती हैं कि कोई सियासी जमात के लीडर हों, वर्कर हों, और वो ये तासुर दें या उनके साथ ये हो कि उनके साथ जबर हो रहा है, जुल्म हो रहा है, और उसकी बुनियाद पे वो पार्टी छोड़ रहे हैं, तो ये बहुत बुरी बात होती है किसी भी माज़िम माशरे में। लेकिन इशू ये है कि हमें मिसाल माजी के साथ जोड़नी पड़ती है। ना तो मैं मार्शल की बात कर रहा हूँ जनरल मुशर्रफ के, ना ज़ियाउल हक के पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के उस दौर के हवाले से कोई बातें की जाएँ तो वो तो बहुत ही सख्त तरीन मामला थे। लेकिन जो जिस वक्त अदलिया, फौज और इमरान खान एक थे, प्रोजेक्ट इमरान खान अपने अरूज पे था 17 में जब नवाज शरीफ को नायल करार दिया गया, जिसको इमरान खान ने खुद कल सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन दायर की, माना कि उन्हें इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को निकाला। यानी पहले आप और हम बात कर रहे थे जी, अब खान साहब लिख के बात कर रहे हैं, तो वो बातें जो एक फ्रीक नहीं मान रहा था, यानी फौज ने तो कह दिया कि हमने सियासत से पीछे तौबा ताइब कर लिया, हम पीछे हट रहे हैं, हमसे बात न करें। इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ की हद तक मान लिया कि उनको एस्टैब्लिशमेंट ने हटाया। तो अब रह गई अदलिया, जो पिछले प्रोग्राम में भी मैंने आपसे बात कही थी, शो में बात कर रहे थे कि अब अदलिया को भी बड़ा दिल करके उस सहूलतकारी का एतराफ करते हुए आइंदा के लिए अपने मामलात को ठीक करना चाहिए। क्योंकि होता यही है कि जब तक आप गलतियों का एतराफ नहीं करते वो ठीक नहीं होते। अब इमरान खान साहब ने सब कुछ मुद्दा एस्टैब्लिशमेंट पे चूंकि डाल दिया है, अपनी गलती का वो एतराफ नहीं कर रहे। वो ये भी नहीं कह रहे कि उन्होंने किस तरीके से ट्रेंड किया था सब लोगों को कि अगर उनको गिरफ्तार कर लिया गया तो क्या क्या करना होगा। जैसे मुशर्रफ साहिबा को ही, मुशर्रफ चीमा साहिबा को उन्होंने एक फोन किया कि वो जो आजम सवाती कोड नेम था उन तक मैसेज पहुंचाओ। पुलिस वाला, उसका टेलीफोन, सब कुछ तो अब इदारों के पास मौजूद है ना, जो इमरान खान साहब के मुबैना तौर पर 9 कॉल्स उस दौरान की गई थी। वो जो राना सनाउल्लाह को आप छोड़ दें कि इनके दौर में किस तरह फर्श पे लिटा के और चीनी भी फेंक दी जाती थी ताकि कीड़े वगैरह चढ़ जाएं और वो बैठ भी न सके और लेट भी न सके। ये जो मलाइका बुखारी साहिबा ने कहा कि मई की गर्मी में मुझे इतने दिन रहना पड़ा, बिल्कुल काबिल तरस और रहम हालत है। मरियम नवाज खुद जेल में अरेस्ट होने के लिए जुलाई अगस्त के हफ्स में आ गई थी और फिर कितने महीने वो जेल में रही, कहीं से किसी जुबान पे ये शिकवा आया। बल्कि जब उन्होंने बताया कि उन्होंने जेल में क्या क्या काम किए तो इन्हीं के लोग ट्रोलिंग कर रहे थे उनकी। सियासी कारकुन हो या लीडर हो, उसकी एक ही ट्रेनिंग होती है कि जब उसे जेल जाना हो तो फिर वो उसको हंस के बर्दाश्त करता है। ये पुलिस के हुकूमत खानों में नहीं रहे, ये सब लोग 3 MPO में और इधर उधर जाके इनको सबको जुडिशल कर दिया जाता था और जेल में चले जाते थे। बिल्कुल कोई भी शख्स 20-25 लोगों के साथ बीच में एक कमरे में वहीं पे वॉशरूम हो, बड़ी मिजरेबल हालत होती है। ये सारे लोगों ने बर्दाश्त की है। लेकिन ये जो खिजा रसीदा पत्तों की तरह PTI के लोग जा रहे हैं और सिर्फ इस बुनियाद पे कि इनको जेलों में रखा गया है
तो थोड़ी सी सियासी तौर पे इनको अपनी क़यादत के साथ वाबस्तगी दिखानी चाहिए थी और सियासी जो इनकी लीडरशिप बाहर है उन्हें इनका ख्याल रखना चाहिए था। देखें, अदालतों में भी आम वर्कर के केस नहीं गए, बड़े बड़े सारे लीडरों के गए और धड़ाधड़ एक एक दिन में कई जमानतें मुसलसल इनको मिल रही हैं, जिस पे सहूलतकारी का इल्जाम PMLN, PDM सारी बिलावल भुट्टो सब ने लगाए। अब होना क्या चाहिए? देखे ना कि आप लेने गए थे इलेक्शन, आप चले गए मिलिट्री इंस्टॉलेशन में, जिससे जमातियत का तासुर भी हुआ कि आपका टारगेट तो सियासत थी नहीं। नवाज शरीफ को जब नाअहल किया गया तो उन्होंने कहा 5 मुअज़्ज़िज़ लोग, उन लोगों ने मुझे नाअहल किया। GT रोड पे थे वो, किसी GHQ की तरफ नहीं गए, रात वो पंजाब हाउस पिंडी में रहे थे, लोगों का ख्याल था। लेकिन ये लीडरशिप का कमाल होता है कि वो अपने लोगों को साथ लेके चलती है। नवाज शरीफ ने जब जनरल बाजवा और जनरल फैज के नाम लिए लोग फौरन ले लेते हैं, वो तब था जब वो लंदन बैठे थे और किसी भी तरीके से यहाँ पे सहूबतें कम नहीं हो रही थी, तो उन्होंने नाम लिए कि आप लोग जिम्मेदार हैं। और उन सब, अभी जनरल फैज का कन्फेशन आना है, लेकिन थोड़ा सा आ चुका हुआ है कि वो जनरल बाजवा के कहने पे करते रहे, और जनरल बाजवा ने तो कहा है कि हम तो सियासत से जिक्र छेड़ ही दिया। कल बाजवा साहब की तस्वीर जो वायरल हुई और उस पर बहुत से लोगों ने कमेंट किया, सिंस इट्स क्वाइट वायरल ऑन सोशल मीडिया, तो उस पर बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि जी इनके बारे में क्यों बात नहीं की जाती, जब इनको नवाज शरीफ साहब भी मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा चुके हैं, इमरान खान तो खैर उनके ज़ुबान पे तो और कोई बात ही नहीं है बाजवा साहब के अलावा, जनरल फैज़ का भी आपने जिक्र किया। तो पीपल थिंक कि फिर अगर ये जैसे कहते हैं ना कि वो झुरलू फिर रहा है तो फिर सब जाने फिरे, इस पे आपकी क्या टेक है आमिर साहब? खैर, झुरलू फिरना तो कुछ और बात होगी। बात सिंपल सी है कि अगर फौज अपने आर्मी चीफ को, मौजूदा आर्मी चीफ साथ बिठा के बात करते हैं, तो क्या सियासतदानों के लिए ये सबक नहीं है? क्या जरदारी और शहबाज शरीफ ने अपनी इंसल्ट कराते हुए मुसलसल इमरान खान वजीर आजम को ऑफर नहीं की कि मिसाके मईशत कर लो, इस मुल्क को चलाना है? लोग कहते थे तुम डर गए हो और वो कह रहे थे इस मुल्क को चलाना है। मसला ये है कि इमरान खान साहब सब कुछ कहने के बावजूद आज भी सियासी क़यादत के साथ बैठने को तैयार नहीं। आखिरी बयान वो कहते हैं ना, कैंसिल माई लास्ट ऑर्डर मार्शल लॉ में, तो जब तक ये अपने बयान से यू टर्न नहीं लेते, वो ये आया कि मैं ताकतवर हल्कों के साथ अपनी टीम बिठाने को तैयार हूँ। ये आज भी वहीं पे जाना चाहते हैं, गेट नंबर 4 पे, जो शेख रशीद साहब का बड़ा मरगूब था, और उसके वो मरगूब हैं, लेकिन उनके बारे में बात नहीं करते, वो ट्वीट रोजाना कर रहे हैं। तो इमरान खान अगर सियासतदानों से बात करें तो उन्हें इलेक्शन भी मिलेंगे और मसाइल का हल भी मिलेगा, लेकिन उन्होंने 9 मई को वो काम किया जो पाकिस्तान के अंदर कभी किसी ने नहीं किया। अपने दुश्मन को खुश किया। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी की अलामतें हैं, चाहे वो ISI का दफ्तर हो, GHQ का दफ्तर हो, कोर कमांडर हो, या PAF के वो जहाज जहाँ पे कीमती तरीन सरमाया हमारा मौजूद, उनको मुज़म्मत। आमिर साहब, दूसरी जानिब ये जो भी आप बात करें, इसमें सारी सूरत हाल में जो एक तासर सामने आ रहा है कि जितने भी लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, चाहे वो फवाद चौधरी हो, असद उमर हो, फिर उसके साथ साथ मलिका बुखारी हो, कल मुसर्रत जमशेद चीमा हो, ये सारे लोग इनके जाने के बाद ये तासुर आ रहा है कि जी आपको अगर जेल से रिहा होना है तो आपको तहरीक इंसाफ को छोड़ना है। और ये चीज़ें हमने सुनी भी हैं, सोशल मीडिया पे भी मुख्तलिफ कयास रहे हैं। एग्जैक्टली, जजेस भी ये बात करें। सो हाउ डू यू सी कि ये तासुर क्यों आ रहा है सामने, कि कोई प्रेशर है, कोई ऐसी फोर्स है जो उनको कह रही है कि तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार करें? देखिए, जजेस ने लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने गुफ्तगू की, जवाब तो उसका मैं आपको हक़ाइक़ की रोशनी में भी दे सकता हूँ, लेकिन हमें तौहीन अदालत और जज की तकरीम रखनी है। अब ये सियासतदान बात करेंगे, लेकिन अब ये कुछ छुपेगी नहीं कि कौन कैसे जज बने, कौन कहाँ क्या काम करता था, और आज भी इस्लामाबाद में कौन कब्जे करवा रहा है, किसका बेटा, किसका भांजा, किसका दामाद अब अपने अपने पैसे वसूल कर रहा है कि मेरी कंसल्टेंसियां जो लगी हुई थी वो फौरन दो, क्योंकि रिटायरमेंट का वक्त करीब है। बहुत लोग इस्लामाबाद में गॉसिप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं जो हकीकत में मबनी भी हैं, लेकिन चलें वो आएंगी चीजें कि किस इदारे में कितने लाख रुपए पे माना पे कौन कंसल्टेंसी कर रहा था और अब क्या वसूली के लिए जल्दी हो रही है। इशू ये है कि ये तासुर नहीं है, ये बिल्कुल सच बात है। हम और आप छुप के क्यों बात करें? जब जजेस बात कर रहे हैं तो ये बात PTI की क़यादत के करने की है कि वो, मैंने जो बात आपसे कही कि सियासत को सियासत समझे। जब आप आर्मी की डोमेन में जाएंगे तो आपको ये 16 MPO या 3 MPO नहीं मिलेगा। अब आपको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल किया जाएगा, जैसे 16 लोगों को कल लाहौर से ले लिया गया, पेशावर भी लिया जाएगा, पिंडी भी लिया जाएगा और फैसलाबाद, जहां जहां इन्होंने ये काम किया है। तो हुजूर जो गलती मानेंगे, एतराफ करेंगे, उन्हें समझ आएगा। आज फिरदौस आशिक अवान, उनको तो अरेस्ट नहीं किया, 12 बजे वो भी
पीटीआई को दागे मुफारकत दे रहे हैं, क्योंकि पीटीआई में चले इसी बहाने मंजर आम पे तो आई। हाँ, मतलब वो इसी तरह आई थी जब फिरदौस वजीर इत्तलात का मनसब उन्हें मावन खसूसी के तौर पे दिया गया था और फवाद चौधरी की इमरान खान साहब ने छुट्टी। वैसे खान साहब सोच तो रहे होंगे आमिर साहब के कैबिनेट के अंदर और खास तौर पे वजारत इत्तलात के अंदर कैसे कैसे हीरे उन्होंने जमा किए थे, फवाद जैसे और जिन्होंने फयाजुल हसन चौहान जैसे, फिरदौस आशिक अवान जैसे। अच्छा, इमरान खान साहब के पास ऑप्शंस क्या हैं? लेट्स टॉक अबाउट हिज पॉलिटिक्स नाउ। बंद गली में तो हम बहुत अरसे से ये कहते रहे, वो कहते थे नहीं, एंड समहाउ ही हैड सर्टेन ऑप्शंस। अगर 9 मई का शायद इंसिडेंट ना होता तो इमरान खान साहब को इतनी बुरी इनिंग्स खेल भी नहीं रहे थे, पीडीएम को टफ टाइम दे रहे थे, बट उसके बाद एक गलती ऐसी कर बैठे कि शायद रियासत के लिए ऐसा लगता है कि अब काबिल कबूल नहीं है ना वो ना उनकी सियासत। पॉलिटिकली ऑप्शंस क्या हैं इमरान खान साहब के पास? राना साहब देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जितने लोग बाहर भी है ना, पीटीआई के बड़े बड़े नाम जो जिनको आप मफरूर कह सकते हैं या जमानतों पे हैं, ये 99% छोड़ने को तैयार बैठे हैं। लेकिन तय ये है कि इस पार्टी को भी रखना है, इसके साथ लोगों की एफिलिएशन है, तो कुछ लोग ऐसे भी होने चाहिए जो अपना किरदार सही सियासी अंदाज में कर सकें, वो भाव कर सकें, वो भाव ताव सियासत का सियासत के साथ कर सकें। तो कुछ लोगों को छोड़ा भी जा रहा है, कुछ लोगों को समझाया जा रहा है, क्योंकि लोगों को समझ आ गया कि इस तरह हम सियासत अब नहीं कर सकते पाकिस्तान में। ये हम हल्के की सियासत भी नहीं कर सकते कि वो जहां जाएंगे पकड़े जाएंगे। उनको मैसेज दिया गया है। इमरान खान साहब ने जो ताकतवर हल्कों की बात की है, उनको अब भी ख्याल करना होगा कि परवेज असद कैसर जैसे लोगों को मिला के वो पाकिस्तान की सियासत के लोगों के साथ बात करें। 25 मई को पिछले साल, आज से 1 साल पहले, असद कैसर, परवेज खट्टक ये एक स्पेशल हेलीकॉप्टर में लाए गए इस्लामाबाद केपी हाउस में, जहां पे सरदार अयाज सादिक और दूसरे लोग जाके मिले और मामला तय करने के लिए। और परवेज खट्टक गए, उन्होंने इमरान खान साहब से कहा कि हमने तय कर लिया है। इमरान खान ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया और परवेज खट्टक बड़े शदीद परेशानी में थे और आज तक मौजूद है, क्योंकि वो अपने लीडर की निगाह में इसलिए शक में आ जाते हैं कि तुम बातचीत करते हो, भेजा भी खुद। तो अब इनकी तरफ से जो मुज़ाकरात के लिए जाते हैं, जैसे शाह महमूद कुरैशी कमेटी पे बैठे और उन्होंने वो जो 2-3 दिन दिए बातचीत के लिए, तो उसके ऊपर इनकी लीडरशिप ने अपने वाइस चेयरमैन को इतना बुरा कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा जी मुझे तो लग रहा है मैं 3 दिन से गद्दार हो गया हूँ अपनी पार्टी के। और उसके बाद फवाद चौधरी बड़े गुस्से में थे। सुप्रीम कोर्ट में जहाँ ये इकट्ठे प्रेस टॉक करते थे, फवाद ने ये कह के इनकार कर दिया कि हम जब रास्ता इलेक्शन का लेने लगे थे तो शाह साहब क्यों अड़ गए, और शाह साहब को पता था कि इमरान खान साहब ने झाड़ पिला देनी है। तो मसाइल ये है कि जब अपने बाइख्तियार तरीन लोगों को आप इख्तियार नहीं देते, बल्कि कहते हैं आप जाएं। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं आपको बताऊं, नवाज शरीफ की जो असेंबली थी उसमें 100 के करीब इजलास हुए इंतखाबी इस्लाहत पे। तो जिस दिन मुआहिदा साइन होना था तो शिबली फराज ने परवेज रशीद से कहा लो भाई हमें हुक्म आ गया बाइकाट का। अब ये सारी प्रैक्टिस खत्म। उसके उस वक्त सदर आरिफ अलवी जो आज हैं उस वक्त उसके मेंबर थे, तो इन्होंने ऐलान कर दिया कि जी बाइकआउट हम नहीं करेंगे। साइन आज तक कंप्लीट नहीं हुआ ना, इन्होंने अपने टेन्योर में किया फिर, और वो इंतखाबी इस्लाहत जो इमरान खान चाहते हैं और कहते हैं कि शफाफ इलेक्शन हो, उसके ऊपर इन्होंने खुद रस्ते। ऑप्शंस पे आ जाएं आमिर भाई, ऑप्शंस जी। ऑप्शंस अब भी यही हैं। ऑप्शन आपको सियासत करनी है तो सियासतदानों से बात। अच्छा, ये आपने पहले भी बात की, तो इस पे मेरा नुक्ता ये होगा कि सियासतदानों से बात करने का क्या कोई फायदा होगा? डू यू थिंक कि सियासतदानों के पास कोई मैंडेट रह गया हुआ है? जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जैसे एक पर्टिकुलर वो एक खातून की गिरफ्तारी हुई जो एक फैशन डिज़ाइनर हैं, उनके बारे में हमें ये भी पता चला कि हाईएस्ट लेवल पे इंटरवेंशन के बावजूद ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है इदारों की तरफ से और उनको गिरफ्तार किया गया। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं शायद अब पीडीएम की भी बस से बात निकल गई है आगे, तहरीक इंसाफ ने जो 9 मई को किया उसके बाद, या अब भी अगर सियासतदानों से बात हो तो कोई हल निकल सकता है, आपको लगता है? बिलावल भुट्टो ने कल कहा कि इमरान खान माफी मांगे। देखें, खतीजा शाह जिनका आप नाम नहीं ले रहे, लेना चाहिए ना, जब वो अरेस्ट हो चुकी हुई, लोगों को पता है कि वो कौन फैशन डिजाइनर है, वो अंदर हो गई। मैं आपको बताऊं, आज की टॉप ब्रास मिलिट्री से भी उनकी अजीजदारी है। और जवाब क्या गया कि अगर वालिद साहब भी हैं तो अंदर होंगे। आपने जो जुर्म किया है ना, सबसे पहले तो उसमें पकड़े जाना है। आपके सहूलतकार पकड़े जाएंगे, जो बच जाएंगे वो सियासत कर लें, जो माफी मांग लेंगे वो सियासत कर लें कि हाँ अपने लोगों को बचाएं, माफी मांग के बड़ा दिल करें। ये लोगों से माफिया मंगवाने के शौकीन है, ये नहीं होना चाहिए। आपने लोगों को ट्रेंड किया, टारगेट दिए। मुराद सईद का वो ऑडियो मैसेज है ना कि जो टारगेट्स आपको दिए गए वहां पहुंच, वो क्यों नहीं वजाहत करते? वो हर रोज चीफ जस्टिस को खत लिख देते हैं, अल्लाह मियां उनको सेहत सलामती के साथ रखे, हिफाजत के साथ रखे। लेकिन
वो अपनी उस ऑडियो की वजाहत क्यों नहीं करते कि उन्होंने क्या मैसेज दिया था, किसकी तरफ जाना था? क्योंकि जब मैसेज ये जाता है और हर हमला मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे होता है, पीएफ पे हो, पाकिस्तान आर्मी पे हो, आपको जो मैं कह रहा हूँ ना बात के जी, इख्तियार पीडीएम के पास पूरा मौजूद है, सब कुछ है, लेकिन जो जुर्म हुआ है, जो तय कर लिया गया है कि ये अलग होगा, सियासत अलग होगी, तो ये बात तय करनी होगी पीटीआई की। अच्छा आमिर साहब, अब जे ऑडियो लीक्स की तहकीकात के मामले पे आते हैं। 3 रुकनी बेंच बना था, कमीशन बना था, जिसने काम भी शुरू किया था, लेकिन अब चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में एक लार्जर बेंच इस हवाले से समाअत कर रहा है। कैसे देख रहे हैं ये जो पहले ऑलरेडी इदारों में और इदारे के अंदर इस तरह के मामले आते हैं, उसके बाद अब चीफ जस्टिस साहब ने खुद से जब इसकी जो समाअत है उसके हवाले से आज लार्जर बेंच की समाअत करनी है, कैसे कुछ इसमें बेहतरी आ सकती है या मजीद कोई कंट्रोवर्सी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखें, एक तो ये हो सकता है कि ये कमीशन सस्पेंड कर दिया जाए या एक गैर कानूनी करार दे दिया जाए, इसको स्टे दे दिया जाए। ये तो 8 रुकनी बेंच भी पहले दूसरे मामले पे कर चुका है जो पार्लियामेंट की कानून साजी थी। एक बने हुए कानून के तहत सिर्फ इसमें नुक्ता ये ढूंढा गया कि जी आपने ऑडियो लीक करने वालों को क्यों नहीं ढूंढा। सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकती है कि आप ये नुक्ता भी शामिल करें, लेकिन चूंकि उसमें मोहतरम चीफ जस्टिस साहब की जात इन्वॉल्व हो रही है, 2 जज साहिबान और लोगों के नाम आए हुए ऑडियो लीक, तो ये बड़ा गंभीर मसला होगा। और मैं कई दफा कह चुका हूँ कि स्टेट का फैसला है डिफाइंस, और डिफाइंस ये कि जो काम अब इस तरह किया जाएगा ऐन मुमकिन है उसको तस्लीम ना किया जाए। आप और हम सब सुन चुके, काजी फायद ईसा ने अपने चीफ जस्टिस की मंजूरी के बगैर, हम देख चुके कि न सिर्फ कमीशन की सरबराही संभाली बल्कि सैटरडे को बहुत सारे लोगों को तलब भी कर लिया कि आप तशरीफ ले आएं और सामने पेश हो जाएं, जिसमें साबिक चीफ जस्टिस के बेटे भी शामिल हैं। तो काम तो बहुत बढ़ गया है। अब अगर ये सस्पेंड करते हैं और वो कमीशन काम करना नहीं छोड़ता तो क्या होगा? एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 2009 का है जो बताया जा चुका हुआ है, और वो रुका हुआ था कि काजी फायद ईसा अगर मौजूदा चीफ जस्टिस को गवर्नमेंट वो वापस ले ले ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, तो क्या वो ओथ ले लेंगे, जो कि मेरा ख्याल है अब करीने क्या है कि ओथ वो ले सकते हैं। तो फिर अब वही है, तंग आमद बजंग आमद फिर आमने सामने है, क्योंकि जिस तरीके से इमरान खान को बुला के एक मुलजिम को जजेस के गेट से गुजार के जो मोहब्बत प्यार निछावर किया गया, उसने स्टेट के तमाम उन एलिमेंट्स को जो ये फील कर रहे थे कि 12-13 महीने से सिर्फ हमारी इंसल्ट हो रही है, हर जिसको हम पकड़ के भेजते हैं, नाम एजेंसी का ले लिया जाता है और जमानत दी जाती है। 9 मई के बाद हालात बहुत मुख्तलिफ हो गया। अच्छा, वो एक इस सारे बहस बायसे शोर शराबे में वो आमिर साहब एक इलेक्शंस भी होने थे, कोई इलेक्शंस भी थे जो होने थे, वो पंजाब की असम्बलियां टूटी थी केपीकी की, वो किधर गए जी? वो कल तो हमें पता लगा है कि फिर अदालत में शायद ये बता दिया गया है कि ये तो अक्टूबर के अंदर भी जो इंतखाबात है वो मुश्किल होते नजर आते हैं, क्योंकि जो पुलिस फोर्स मिलनी थी आफ्टर 9th में उसके अंदर शायद कोई कमी होगी है पंजाब में, कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं। तो ये क्या माजरा है जी? इलेक्शंस किधर गए आमिर साहब? देखें, मैंने 30 अप्रैल और 14 मई दोनों के ऊपर बड़ी क्लैरिटी से बात की थी कि इलेक्शन नहीं। मुझे लोगों ने निशाना बनाया कि जी आइन की बात करें। भाई, आइन में तो लिखा हुआ है, आइन में 90 दिन केपी के लिए भी लिखे हुए हैं, सिर्फ पंजाब के लिए नहीं लिखे। आपने क्यों चूज किया कि आप सिर्फ एक तरफ जाएंगे? नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि जब आपको फौज सिपाही नहीं दे रही और पुलिस के सिपाहियों की जो मार्केट में औकात है, आपको और हमें पता है कि जो वडेरा जिस जगह पे काबिज होगा वहां ठप्पे सिर्फ उसके लगे। फौज के खड़े होने का मतलब ये होता है कि आप बदतमीजी नहीं कर सकेंगे। फौज को बदनाम किया आरटीएस में इन्वॉल्व करके, जब उनको जो पोलिंग स्टेशन से उनके अंदर खड़ा किया और पोलिंग एजेंट्स जो थे उनको मोबाइल फोन के बगैर बुलाया, ठप्पे लगे और पूरी फौज पे इल्जाम आया कि आपने धांधली की, जो आज सब मान रहे हैं कि हमने इन्वॉल्वमेंट की। आज फौज चाहती है कि अगर आपको इलेक्शन चाहिए है तो सही चाहिए तो टाइम पे, जब हम आपको बंदे देंगे। इमरान खान साहब धमकी, दबाव, प्रेशर तड़ी से लेना चाहते थे, इलेक्शन नहीं ले सके। अब जो बात हमने स्टार्ट में कही थी कि आपको इलेक्शन लेने हैं तो आपको बिहेव करना होगा और सिस्टम के साथ चलना होगा, आप दबाव से नहीं ले सकते। पाकिस्तान पूरा दबाव में है, मैं और आप, हम बिल्कुल मुख्तसर आमिर साहब, सियासतदानों के अलावा भी ये जो तहकीकात है, ये जो मामला है, ये फैलता नजर आता है किसी और इदारे या शख्सियात की जानिब आपको आने वाले दिनों में कुछ हम एक्सपेक्ट करें? खबरें फैलता हुआ नजर नहीं आ रहा, फैल चुका है। लोग अरेस्ट हैं, यूनिफॉर्म लोग अरेस्ट हैं, कोर्ट मार्शल शुरू हैं। जब सिविलियन लोगों को कोर्ट मार्शल के लिए कल जो अदालत में लाहौर में 16 लोगों की एक बड़ी बहस के बाद उनका हवालगी स्पेशल कोर्ट ने खुद लाहौर में 16 लोगों की कर दी है, उसके अगर आप उस लेटर को पढ़ें तो कोर्ट मार्शल लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले फौज अपने लोगों का कर रही है। ठीक है आमिर साहब, टाइम हमारा खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर एनालिसिस। सीनियर साहब आमिर इलियास राना साहब अपना तजिया इस वक्त की जो सूरत हाल है उसके बारे में हमारे सामने रख रहे थे। इस वक्त पकड़ धकड़ भी जारी है और तहरीक इंसाफ शदीद जमूद का शिकार है। देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है जी।
हमारा काम है आपको आगाह करना, वो हम करते रहेंगे। इससे पहले कि हम ब्रेक लें, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से यहाँ पे आज़मीन हज की खैर मकदम की जो तैयारियाँ हैं मुकम्मल कर ली गई हैं। ये रूह अफरोज़ मनाजिर हैं जो आपको दिखा रहे हैं। उसकी मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया के मुताबिक सफाई और सैनिटाइजेशन पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। तमाम इदारे पहले से तैयार की गई स्कीम्स और प्रोग्राम्स पर अमल दरामद कर रहे हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक मस्जिद नबवी के हर हिस्से और इससे मुंसलिक जो इमारतें हैं यहाँ पे फील्ड टीम्स तैनात कर दी गई हैं। आज़मीन हज को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करने के लिए निगरानी और फौरी मदद का निज़ाम भी फ़ाल कर दिया गया है। अल्लाह ताला सबका ये सफ़र, जो भी इस सफ़र पे जा रहे हैं, हज अदा करने जा रहे हैं, उसका फ़रीज़ा सर अंजाम देने जा रहे हैं, उनके लिए आसानियाँ करे, उनका हज कबूल करे। और इसी दुआ के साथ हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट मेरा पाकिस्तान, जिसमें लाहौर को स्मॉग फ्री बनाने की अल खिदमत फाउंडेशन और PHA की एक मुश्तरका काविश है, उसमें उफेरा ने भी हिस्सा लिया। तो दिखाते हैं आपको हमारा सेगमेंट मेरा पाकिस्तान। अगर दुनिया बचानी है तो दरख्त लगाना होंगे। इस सिलसिले में मैंने आज अपना किरदार अदा कर दिया और मैंने यहाँ पर एक दरख्त लगा दिया है। आज से इसकी लुक आफ्टर करना मेरी जिम्मेदारी है। आज अल खिदमत फाउंडेशन और PHA के ताउन से स्मोक फ्री लाहौर का इनेकाद किया गया है। इस प्लांटेशन ड्राइव में लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त लगाए जाएंगे, तो आपको भी इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करना है। आपने कितने दरख्त लगाए? आई थिंक अराउंड 5 लगाए हैं। और ये आपकी पहली दफ़ा है जब आपने किसी प्लांटेशन ड्राइव के अंदर हिस्सा लिया, या इससे पहले भी आप करते रहे? इससे पहले प्लांटेशन नहीं, हमने मिनिएचर प्लांटेशंस की थी वो स्कूल लेवल पे, लेकिन मेजरली ये पहला एक्सपीरियंस था मेरा। ठीक है, अगर ओवरऑल आपसे मैं इस ड्राइव के बारे में पूछूं तो कैसा एक्सपीरियंस है और क्या आप चाहते हो कि इस तरह की ड्राइव्स मजीद होनी चाहिए? लाहौर जो है वो बहुत स्मोक अलर्ट पे होता है, तो उसके लिए हमें फ्रेश एनवायरनमेंट और पोल्यूशन को कम करने के लिए इस तरह की स्कीम्स की जरूरत है। मुझे ये बताओ कि आपकी नज़र में दरख्त लगाना कितना ज़रूरी है? दरख्त लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम सब जानते हैं, लाहौर इस टाइम पाकिस्तान में मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है और लाहौर में स्मोक सबसे ज़्यादा है। इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के मुताबिक लाहौर में 90 लाख दरख्त लगाना बहुत ज़रूरी है। जब तक 90 लाख दरख्त नहीं होंगे, लाहौर स्मोक फ्री नहीं हो पाएगा, लाहौर से पोल्यूशन का खात्मा नहीं हो पाएगा। आज इस प्लांटेशन ड्राइव का आगाज़ एयरपोर्ट लाहौर के करीब से किया गया है। ये बताइए कि लाहौर के किन किन इलाकों में इस ड्राइव को एक्सटेंड किया जाएगा? देखिए, इसमें PHA ने 30 के करीब साइट्स आइडेंटिफाई की हैं। उसमें कुछ जो मेजर एरियाज़ हैं, जैसे एयरपोर्ट का एरिया था, इसके अलावा 4 के करीब मेजर एरिया जो है हमारे रिंग रोड पे हैं, जिन पे अराउंड जो है कि 4 लाख के करीब ट्री लगेगा। और बाकी जो 26 के करीब साइट्स जो हैं वो हमारी सिटी के अंदर हैं, जहाँ पे विद इन सिटी जो है कि वो हम एयर लंग्स जो है कि वो क्रिएट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जो है कि ये जो 1 मिलियन ट्री इनिशली हम इन्विसेज कर रहे हैं, इंशाल्लाह अगर ये लग जाता है तो अच्छा इम्पैक्ट आएगा शहर की जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उस पर। सर, क्योंकि ये लाहौर को स्मोक फ्री बनाने की एक मुहिम है, तो आपकी नज़र में, PHA की नज़र में कितने पौधे लगाए जाएंगे लाहौर को स्मोक फ्री बनाने के लिए? देखिए, इसमें जो स्मोक है वो 2 तरह की। एक तो हमारी जो स्मोक रिलेटेड है, जैसे फॉसल फ्यूल है, जैसे गाड़ियाँ हैं आपकी, जैसे इंडस्ट्री है, एक तो वो है। और दूसरी जो है कि वो डेफिशिएंसी ऑफ प्लांट्स है। तो इंशाल्लाह हमारा यही मिशन भी है कि हमने ये जो विद इन 2-3 ईयर्स में जो नंबर ऑफ प्लांट्स है उनको जो पॉपुलेशन की रेशियो के हिसाब से वहाँ पे लेके जाना है इंशाल्लाह। जो पौधे लगाना चाहते हैं, किस तरह के पौधे उनको चूज़ करने चाहिए, ख़ास तौर पे लाहौर में और पूरे पाकिस्तान में गर्मी की शिद्दत जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है? जब भी हम मेजर प्लांटेशन करते हैं और कंपेन होती है तो फोकस जो है कि वो नेटिव ट्रीज़ का होता है। नेटिव ट्रीज़ का ये होता है कि वो उनको वेदर की जो पैटर्न हमारा है उसके साथ उनको चलने में या एडजस्ट होने में कोई इशू नहीं आता। जो क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिलता है, आपकी नज़र में उसकी क्या क्या वजूहात हैं, क्या रीज़न्स हैं? उसकी तो रीज़न्स ये है ना कि जितनी भी सोसाइटीज़ बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा हो रही है, लेकिन एरिया आप नहीं दे रहे दरख्त लगाने के लिए। हम सब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स हैं,
तो उन्होंने सही मुस्लिम 1552 में ये बात कही है कि आप लोग जो है प्लांटेशन जो है उस वो कंटिन्यूस चैरिटी है, तो आप प्लांट्स लगाएं और अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए और अपने सब रिश्तेदारों के लिए जो कि वफात पा गए हैं या जो ज़िंदा हैं, उन सब के लिए आप प्लांट्स ज़रूर लगाएं। ये जो प्लांटेशन की ड्राइव है, क्या इसको लाहौर तक महदूद रखा जाएगा या पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी इसका आगाज़ किया जाएगा? नहीं जी, ये पूरे पाकिस्तान में होगा। हमने चोलिस्तान में भी काम शुरू कर रखा है, हमने मर्दान के अलावा इलाके के अंदर भी प्लांटेशन का काम शुरू किया है। और ये दो तरह से काम है, एक है अर्बन फॉरेस्ट जो आज हम लगा रहे हैं, यानी पाकिस्तान के जो 10 बड़े शहर हैं उनमें 5 बड़े शहर जो है ना वो लाहौर के अंदर पंजाब में मौजूद हैं। और अगर आप बेल्ट देखें तो ये गुजरात से लेकर मुल्तान तक एक बेल्ट है जो मैक्सिमम कुछ 50-60-70 किलोमीटर चौड़ी है। सारी इंडस्ट्री इसी के अंदर है। और इसके बाद फिर हम डेजर्ट्स हैं हमारे, या बहुत बैरन एरियाज़ हैं, पहाड़ हैं, रेगिस्तान है, हम वहाँ भी प्लांटेशन का काम कर रहे हैं, जिसमें थर भी है और उसके साथ साथ चोलिस्तान के इलाके भी हैं, बलूचिस्तान का बहुत बड़ा एरिया भी जो उसी का हिस्सा है। आपको बहुत खुशी होगी कि हमने 15,000 पौधे गिन कर जो है ना यहाँ लेकर आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई 15 मिनट के लेस टाइमिंग ये पूरे के पूरे पौधे अगर आप देखें तो पूरी की पूरी रोज़ आप देख सकते हैं। तो ये सरसद व शादाब जो है वो 4 बजे नहीं था और 6 बजे है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू बेटे। क्लाइमेट चेंज से खुद को और अपने आने वाली नस्लों को बचाने के लिए आपको आज ही अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और माहौल को साफ बनाएं। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब एक बहुत ही अहम स्कीम एंड देन वो उसके अंदर आने वाले स्कैंडल की बात करते हैं। भाई आपको मालूम है कि मुफ्त आटा स्कीम आई थी और मुफ्त तकसीम होने वाला जो आटा है इसमें करोड़ों रुपए का जो आटा है वो गायब हो गया है, जिस पर ज़िले इंतज़ामिया और रेवेन्यू ऑफिसर्स और मुलाजमीन ने सर जोड़ लिए हैं कि किधर गया ये आटा। लाहौर डिवीजन में मुफ्त आटा स्कीम की मद में 100 से ज़ायद आटे के ट्रकों की तलाश जारी है। 100 से ज़ायद ट्रकों की तलाश और गायब होने वाले आटे की जो कीमत बताई जा रही है वो तकरीबन 13 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसी तरह तहसील सिटी में 84 आटे के ट्रक कहाँ गायब हुए इंतजामिया को कुछ मालूम नहीं, जबकि दीगर 4 तहसीलों में 18 ट्रकों के हवाले से जो उसके अंदर थैले थे वो गायब हैं। शनाख्ती कार्ड्स देकर दिए जाने वाले आटे के थैलों में वाज़े फ़र्क आने से जो आटे के गायब होने का इंकशाफ है वो सामने आया है। डाटा एंट्रीज में आटे की तकसीम में वाज़े फ़र्क देखा गया है। ये क्या है, क्यों हो रहा है और ये क्या स्कैंडल है, इसी पे हमने बात करी। इसी पे बताते हैं। हमारे साथ रिजवान आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर नुमाइंदे हैं हमारे डेली एक्सप्रेस के, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये क्या स्कैंडल है, ज़रा हमारे देखने वालों को बताइएगा कि जो आटे के थैलों में घपलों का इंकशाफ हुआ है। जी, जैसा कि आपको पता है कि इस मरतबा रमज़ान मुबारक के दौरान हुकूमत पंजाब ने एक मुफ्त आटा स्कीम शुरू की थी। इससे पहले हमेशा माजी में रमज़ान के दौरान रमज़ान बाज़ार लगाए जाते थे, जहां पर सब्जियों, फलों और दालों की सूरत में 16 अशिया के ऊपर सब्सिडी दी जाती थी। लेकिन मुफ्त आटा स्कीम की खातिर इस बार रमज़ान बाज़ार नहीं लगाए गए और हुकूमत ने कहा कि हम मुफ्त आटा देंगे। इब्तदा में जब ये स्कीम अनाउंस हुई तो ये तय किया गया था कि जो मुस्तहिकीन हैं उनको कैश सब्सिडी दी जाएगी, क्योंकि इसके लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटा जो है उसको इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन बाद में आला हुकाम ने यह फैसला किया कि नहीं, कैश सब्सिडी नहीं देनी, आटे के थैले देने, जिसके ऊपर के निगरान हुकूमत, फॉर्मल एसोसिएशन और ब्यूरोक्रेसी का तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, ताहम उनकी नहीं मानी गई। अब उसके बाद जो पंजाब में मुफ्त आटा स्कीम शुरू हुई है उसके अगर आदादो शुमार में आपको बताऊँ तो मजमूई तौर पर जो है 1,76,92,000 मुस्तहिकीन में 4,39,36,000 मुफ्त आटे के थैले तकसीम किए गए हैं। ये दादोशुमार PITB के हैं जो कि डैशबोर्ड के ऊपर है। ताहम ऑन ग्राउंड जो है हकाइक कुछ और हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने शाहद खाकान अब्बासी की शिकायत के बाद नैब को एक लेटर लिखा जिसमें कहा गया कि मुफ्त आटा स्कीम की तहकीकात की जाए। 4 रोज़ हो गए हैं, नैब जो है वो तहकीकात कर रही है और इस दौरान जो इब्तदाई शवाहद आए हैं उसके मुताबिक जो आटा फ्लो मिलों ने सरकारी मराकज़ पर तकसीम फराहम किया और जो वहाँ से वसूल किया गया उसमें 1,40,00,000 थैलों का फ़र्क है। और PITB के ऑफिशियल डैशबोर्ड के ऊपर 1,40,00,000 थैलों को मिसिंग और अनट्रेस लिखा गया है। ताहम
ये समझ में आता है कि सारे आटे जो हैं खुर्द-बुर्द नहीं हुए होंगे, इसमें से कुछ जो है वो डेटा एंट्री और रिकंसोलिडेशन के मसाइल हैं। ताहम अभी तक जो लाहौर, सरगोदा और रावलपिंडी में जो मामला सामने आए हैं उसके अंदर 30 से 35 लाख थैले ऐसे हैं जो हकीकतन जो हैं वो खुर्द-बुर्द हुए हैं, उनके बारे में अदालत तहकीकात कर रहे हैं। इस हवाले से लाहौर की बात की जाए तो लाहौर जो कि सूबाई दारुल हुकूमत है और यहाँ पर तमाम आला हुकाम मौजूद हैं, वहाँ पर 150 से ज़ायद जो आटे के ट्रक हैं वो लापता हैं, उनके बारे में पता नहीं। और दिलचस्प बात यह है कि गुज़िश्ता रोज़ महकमा खुराक के कुछ अफसरान ने तमाम फ्लोर मिल्स को इकट्ठा किया। उन्हें कहा गया कि चूँकि नैब तहकीकात कर रही है, लिहाजा किसी मुश्किल से बचने के लिए जितने आटे के थैले कम हैं वो एक फार्मूले के तहत फी 1000 थैला तमाम मिल्स के ऊपर तकसीम कर दिया जाए ताकि वो रिकवरी उनको डाल के ये मामला जो है इसे हल कर दिया जाए। अच्छा, ये इसकी तो अभी तक ये जो खत लिखा है केयर टेकर चीफ ने नैब को, ये सिर्फ इंक्वायरी स्टेज के ऊपर है या इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट हो चुका है अब तक? इसका क्या इसका स्टेटस है? जी, ये जब सैयद मोहसिन नकवी साहब ने ये लेटर लिखा है उसके बाद नैब की टीम ने डायरेक्टर फूड पंजाब और चेयरमैन PRTB को अपने नैब के दफ्तर में मदऊ किया था। वहाँ उनसे तमाम डेटा जो है वो वसूल किया गया है, वहाँ पर प्रेजेंटेशन ली गई है जिसमें कि रैंडमली चेक किया गया कि किस शहर में किस फर्द को कितने आटे के थैले दिए गए हैं। ताहम जो सबसे बड़ी खराबी और मसला सामने आ रहा है वो PRTB के एप्लीकेशन में आ रहा है। चूँकि ये स्कीम जो थी बड़ी उजरत में शुरू की गई थी जिसकी असल तैयारी नहीं की गई थी, लिहाजा ऐसे वाक़यात भी आ रहे हैं कि लाहौर में अगर किसी बंदे को आटे का थैला दिया गया है तो उसका जो डेटा है वो किसी और शहर में ज़ाहिर हो रहा है। फ्लोर मिलों ने अगर लाहौर में आटा फराहम किया है मरकज़ पे तो वो लियाकताबाद या मुल्तान में जो है वो ज़ाहिर हो रहा है। ठीक है, तो ये भी यकीनी तौर पर रिजवान बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है। मुख्तसरन क्या किसी तरफ जाता ये मामला नजर आता है? करोड़ों रुपए आवाम के हैं और सबसे बढ़कर ये गरीबों को जाने थे जिनके घर में चूल्हे नहीं जलते, उनका ही आटा है और इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लगी थी। देखिए ये मामला जो है, जी बिल्कुल आपने सही कहा, इस मुफ्त आटे की तकसीम के दौरान पूरे पंजाब में 23 से ज़्यादा अफराद ने जान गंवाई थी क्योंकि बुजुर्ग हजरात थे, वो सेंटर्स पे बहुत ज़्यादा दगम पेल थी, रश था। हार्ट अटैक होने से 20 लोग जो फौत हुए, 4 लोग जो हैं वो हादसा में फौत हुए। तो इस तरह से ये आटे की स्कीम जो थी ये मुतनाज़िया थी। ताहम जो आपने सवाल किया है कि ये किस रुख जाता नज़र आ रहा है, तो इब्तदाई 3-4 दिन की तहकीकात के दौरान यह मामला ख़राब होता नज़र आ रहा है क्योंकि इस मामले में हम ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़ी तादाद में खुर्द-बुर्द हुई है, लेकिन खुर्द-बुर्द हुई है और उस हवाले से फ्लोर मिल्स भी जिम्मेदार ठहराई जा रही हैं, ज़िला इंतजामिया जिम्मेदार ठहराई जा रही है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस स्कीम में महकमा खुराक के ऊपर कोई कानूनी जिम्मेदारी आयद नहीं होती क्योंकि महकमा खुराक जो था उसने ये जवाब पेश किया था कि हम जो है गंदम खरीदारी करने लगे हैं, लिहाजा मुफ्त आटे की जो तरसील और तकसीम है ये सरासर फ्लोर मिल्स और ज़िला इंतजामिया के माबैन होगी। इस हवाले से आने वाले दिनों में लग रहा है कि बहुत सारे अफसरान जो है उनके खिलाफ शिकंजा जो है वो तंग होगा। ठीक है, और मेरे ख्याल में रिजवान एक तो बहुत शुक्रिया, ये बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी है जो आपने हमारे साथ शेयर की, अफसोसनाक एट द सेम टाइम, और ऐसा लगता है कि इसकी बाकायदा तौर पर किसी कमीशन के जरिए तहकीकात होनी चाहिए। बाकायदा तौर पर देयर शुड बी ए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कि जो गरीबों का पैसा है गरीबों पर जाना था और जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है उन पर जिम्मेदारी है कि वो इसकी तहकीकात कराएं कि ये कहाँ पे खुद बुद्ध हुई है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इन्फॉर्मेशन। इस साथ साथ इमरान, हम ये बात भी कर रहे थे क्योंकि रमज़ान के अंदर मॉडल बाजार नहीं लगाए गए थे और यही जवाब पेश किया गया था कि यहाँ पे जो आटे के थैले हैं वो गरीबों को दिए जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली थैले भी उस तरह से तकसीम नहीं हुए। उस वक्त ही ट्रकों के गायब होने की या लुटने की इतलात थी, फिर लोगों की लंबी कतारें थी, कुछ लोग जान से हाथ धो बैठे थे। तो इस मामले की ज़रूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि जो भी जिम्मेदार हैं उनको इसका सबक मिलना चाहिए कि ये गरीब आवाम का पैसा है। ये पता चले कि कौन लोग हैं जो इन गरीबों के घर से आटा लाकर अपने महल बना रहे हैं या अपना मालो मता बना रहे हैं। आपने मरना नहीं है। इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम इस पर बात करते रहेंगे इंशाल्लाह। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉन्टिनेंटल फूड के हवाले से, आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, साथ थोड़ा डिस्कशन भी करेंगे। आज सना हमायूं मिलवा रही हैं हमें बिलाल मलिक से जो कि फूड वीलॉगर हैं। कैसी चली उनकी वीलॉगिंग और फूड से उसकी क्या इंटीग्रेशन है, देखते हैं आज की कॉन्टिनेंटल फूड की डिटेल्स। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सना हुमायूं और आपको देसी फूड सेगमेंट में खुशामदीद कहती हूँ। लोगों का ख्याल है कि इस्लामाबाद और पिंडी में देसी खाना खाना हो तो आपको बड़ी नाउम्मीदी का सामना करना पड़ता है। ये अपनी नाउम्मीदी को उम्मीद में बदलने के लिए आज मैं एक
वीलॉगर से मुलाकात करने आई हूँ और इन्होंने हमें जहाँ पर बुलाया है उनका मानना है कि यहाँ पर इस्लामाबाद में जो है वो बड़ा अच्छा देसी खाना मिलता है। जेन जी के जो हैं ये वीलॉगर हैं और स्पेशली फूड वीलॉगर हैं। इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं और भी बहुत से काम करते हैं। लेकिन आइए पूछते हैं इनसे कि ये वीलॉगिंग का सफ़र कैसे शुरू हुआ। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सना, आप कैसे हैं? ठीक मैं हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, आपको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड फॉर इनवाइटिंग मी ऑन सच अ प्लेस जहाँ पर ना उम्मीदी थी कि इस्लामाबाद में यार देसी खाना खाना तो मिलता ही नहीं है। तो ये मुझे सबसे पहले ये बताओ कि लोग वीलॉगिंग करते हैं, ट्रैवल वीलॉगिंग करते हैं, सियासी वीलॉगिंग करते हैं, तो आपने ये फूड वीलॉगिंग का ही क्यों ठेका उठाया? सबसे पहले तो ये था कि जो नाउमीदी थी ये स्टार्ट भी मेरे से हुई थी। अच्छा। मेरे भी दिल में ये चीज़ थी कि मैं खुद भी लाहौर से था, तो हमें ये चीज़ फील करते थे कि शायद पिंडी इस्लामाबाद में फूड नहीं है। जैसे अभी भी आपको मेरा ख्याल है ऐसा ही लगता है कि फूड नहीं है। Exactly, लेकिन मैंने 1-1.5 साल के अंदर 250 प्लस वीडियोस शूट की हैं, मतलब 250 प्लस मैं जगहों पे गया हूँ। वाओ। तो इसका मतलब है कि फूड की कमी नहीं है, सिर्फ एक्सपोजर की कमी है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये वीलॉगिंग के पीछे क्या जर्नी है तुम्हारा, क्या मोटिवेशन रही? मोटिवेशन तो जो लोग फ्रेश हैं, काफ़ी लोग फूड ब्लॉगिंग की तरफ आ रहे हैं हाँ। और काफ़ी लोग मुझे मैसेजेस भी करते हैं। जर्नी इजी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। कोई भी काम होगा तो आपकी स्ट्रगल होगी। सही। सबसे पहले तो स्टूडेंट लाइफ में जब मैंने स्टार्ट की तो मैं स्टूडेंट था सिर्फ। आई वाज इन 6th सेमेस्टर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अच्छा। और क्योंकि फूड ब्लॉगिंग एक बहुत ही एक्सपेंसिव आपका शौक है, बहुत एक्सपेंसिव। आपने रेगुलर बाहर डाइनिंग करना है, आपने रेगुलर बाहर शूटिंग करनी है, व्लॉगिंग करनी है। अब आपको भी पता है, आपके पास भी कैमराज, ऑपरेटर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं और स्टूडेंट लाइफ में वो बहुत टफ है। तो मैं 4 ट्यूशन्स देता था, होम ट्यूशन्स। अच्छा। क्योंकि मैं 7 डिग्री भी कर रहा था और घर से पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता था कि इसने सिर्फ खाने पीने के लिए घर से इतने पैसे लेने हैं। तो मैं 4 होम ट्यूशन्स देता था ताकि मैं अपने शौक को कैरी कर सकूं। अच्छा बिलाल, लोग कहते हैं कि हर जगह की कोई स्पेशलिटी होती है, ठीक है? कराची वाले बिरयानी ओन करते हैं, लाहौर वाले सिरी पाए ओन करते हैं, हम क्या ओन करें इस्लामाबाद वाले? हम और आप बर्गर ऑन करें। अच्छा, एक सच रीजन में है, इसका मतलब है कि हमें लोग बर्गर कहते हैं, सही कहते हैं? वो ठीक कहते हैं। उसकी मैं आपको रीजन बताता हूँ। अगर मैं आपको सेल के हिसाब से बताऊं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इतना हो गया कि मैं इतनी जगहों पे फेरा हूँ। आप हर दूसरी जगह पे फास्ट फूड का रेस्टोरेंट खोलते देखते हैं इस्लामाबाद में, और वो अच्छा चलता है, वो बिरयानी वगैरह से अच्छा चलता है। अच्छा। उसकी रीज़न ये है कि हम लोगों के अंदर वो बर्गर वाला शौक अभी भी है। कराची वाले हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं बर्गर्स वगैरह से। अच्छा। वो अब आगे आ चुके हैं। हमारी तरफ बर्गर फेमस भी इसीलिए हैं और एक्सपेंसिव भी हैं। हाँ। हमारे यहाँ पे फूड बहुत एक्सपेंसिव है इस्लामाबाद में। इसके ऊपर मेरी बहुत जंग होती है सबसे। अच्छा। कि हमारा यहाँ पे फूड बहुत एक्सपेंसिव है। हाँ। अगर आप कहें तो मैं आपको इसकी रीजन भी बता दूं। हाँ, क्या रीजन है? रीजन ये है कि हमारी ब्रांड कॉन्शियस है लोग बहुत ज्यादा। अच्छा। स्पेशली पिंडी इस्लामाबाद में ब्रांड कॉन्शियस बहुत ज्यादा है। वो आपके गोल मार्केट से F6 से 2300-2400 का बर्गर खा लेंगे, वो वही विद इन 0.5 किलोमीटर के अंदर आपके साढ़े अड्डा से या आपका कैपिटल ग्रिल है पीछे, सेम बर्गर 900 में नहीं खाएंगे। अच्छा। इतने ज्यादा वो ब्रांड कॉन्शियस है ना, तो बस ये है एक रीजन। अच्छा मुझे ये बताओ, ये साडा अड्डा जहाँ पर अभी आज हम बैठे हुए हैं, ये जगह क्यों चूज की है तुमने और क्या स्पेशलिटी है यहाँ की? अच्छा, स्पेशलिटी इसकी ये है कि सबसे पहले तो ये इस्लामाबाद का दिल है जिनास ऊपर। सही। और जिनास ऊपर का दिल है साडा अड्डा, जिस जगह हम बैठे हैं। अच्छा। आपके इस साइड और इस साइड दोनों एक सफा मॉल है। ये एक बड़ी प्रोमिनेंट जगह है। तो मुझे एक होता है ना, आपका एक कंफर्ट जोन होता है। मुझे जब भी कोई जगह समझ नहीं आ रही होती, मुझे थोड़ा पीस चाहिए होता है, मैं यहाँ के बैठ जाता हूँ। अच्छा। और यहाँ पे मेरी मतलब की हर चीज़ मिल जाती है, देसी खानी है देसी मिल जाती है, विंग्स, पैनकेक्स, हर चीज़ यहाँ पे मुझे अवेलेबल होती है। तो ये विंग्स और देसी, ये देसी खाने हो गए? ये सब कुछ। हाँ। अच्छा। अच्छा मुझे ये बताओ कि अब तक यहाँ इस्लामाबाद में अगर मैं तुमसे ज़ाती तौर पे पूछूं कि व्हाट डू यू लाइक, तुम्हें क्या पसंद है? मुझे पर्सनली स्टेक्स बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा मुझे ये बताओ कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अलावा भी और कई कुछ शहरों में व्लॉगिंग करते हो? मैं पेशावर, लाहौर वगैरह में व्लॉगिंग करके हैं। अच्छा। तो अगर मैं तीनों शहरों का फूड कंपैरिजन पूछूं, एक हल्का सा तज्जिया, तो इस्लामाबाद को कहाँ रेट करोगे? मैं इस्लामाबाद को 7 पे रेट करूँगा। हाय, 10 आउट ऑफ 7? उसकी रीज़न है। अच्छा। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है कि यहाँ पे लोग कंपटीशन को मानते ही नहीं है। हाँ। मैं बिग ब्रांड्स को कवर ही नहीं करता। मैंने आपको कहा मैं सब स्टेक हाउसेस पे गया हूँ, लेकिन मैंने व्लॉग सबके नहीं बनाए। अच्छा। क्योंकि जिन चीज़ों को प्रमोशन की जरूरत नहीं है उनको कवर करने का फायदा नहीं है। मेरा अगला सवाल अब यही है कि जब व्लॉगिंग बनाते हो तो किन चीज़ों का बेसिक रूल्स होंगे, क्योंकि अब तो तुमने इतने व्लॉग्स बना लिए हैं,
तो कुछ उसूल बना लिए होंगे, कुछ बहुत कुछ सीखा होगा तुमने। तो एक तो नए वीलॉगर्स जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा, और अगर जो लोग आम लोग फूड सिलेक्शन करना चाहते हैं तो अपना वीलॉग बनाते हुए किन 4 चीज़ों का ख्याल रखते हो? किस तरह से फूड सिलेक्शन करते हो, रेस्टोरेंट सिलेक्ट करते हो? सबसे पहले तो शुरू में तो मैंने बहुत ज़्यादा कवर किए, अब मुझे सिलेक्शन करनी पड़ती है। आपका बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है। मैं ज़्यादा लोगों से रिकमेंडेशन लेता हूँ, अच्छा। इसलिए मैं लोगों के दिल में भी हूँ। अच्छा। क्योंकि मुझे जितने मैसेजेस आते हैं मैं उसके हिसाब से फिर वो सिलेक्शन करता हूँ। अच्छा, इस्लामाबाद की तुमने बता दिया कि हम स्टेक और बर्गर्स ओन कर सकते हैं। पिंडी क्या ओन कर सकता है? पिंडी पुलाव। पिंडी के पुलाव पुलाव आप पूरे पाकिस्तान में आपको नहीं मिलेंगे। वैसे आई एम रियली इम्प्रेस्ड बिलाल, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन बड़ी बहुत ऑन द पॉइंट है। अगर आप कहें तो मैं आपको 5-6 नाम बड़े प्रोमिनेंट इस टाइम बता सकता हूँ। नहीं चलो, पुलाव वाले नाम फिर कभी भी जानेंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि वीलॉगिंग जब स्टार्ट की तो कोई इंस्पिरेशन जिसको इंस्पायर करते हो कोई है? RHS, राना हमजा सैफ और ज़ियाद तबारक। इंसान जिंदगी में जो भी काम करता है उसे खुद बहुत इंजॉय करता है, अदरवाइज वो नहीं करता, जिस तरह ये आपका पैशन है। वीलॉगिंग के जब बना रहे होते हो इस पूरे प्रोसेस में सबसे ज़्यादा वो एक क्या चीज़ है जो तुम्हें मोटिवेट रखती है? सबसे ज़्यादा क्या इंजॉय करते हो? मेरा फ्रेंड ज़िया, वो रीज़न थी कि हमने वीलॉगिंग स्टार्ट की। अच्छा। वो डे फर्स्ट था जिसने मुझे पुश किया। मैं चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ को बहुत इंकरेज करूँ। मेरे 2 फ्रेंड्स थे, ज़िया, माइकल, उनको हमेशा से मेरे पे यकीन था कि तुम्हारे अंदर ना नेचुरल है, ये हर एक में नहीं होता, कहीं ना कहीं को टच होता है, लाहौरी टच अगर आप कह सकते हैं। तो उसने कहा नेचुरल है, तुम इसको परस्यू करो। मुझे आज भी याद है कि फर्स्ट वीलॉग में आई वाज शिवरिंग और लोग मजाक उड़ा रहे थे, मैंने कैमरा बंद किया, फिर उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। तो मेरे लिए फूड या मैं कंसीडर, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन मेरे लिए ज़िया की बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं। आज भी मेरी मैक्सिमम वीडियोस वो एडिट करता है विदाउट एनी चार्जेस। ये अब फूड भी आ गया। हाँ जी। ये मेरा फेवरेट पार्ट होता है किसी अच्छा। भी शो का या वीलॉग का, food मेरा वाला भी। part। फूड इज द बेस्ट पार्ट। और ये हम इसको क्या कह सकते हैं? मुगलाई हांडी है ये मुगलाई हांडी ये है। यहाँ की बहुत फेमस है। अच्छा। इसका कलर आपको बताता है कि ये मुगलाई हाँ, है। कलर तो। और ये आपके पास विंग्स आ गए हैं। ठीक है। ये डिफरेंट विंग्स हैं, ये एक नहीं है, इसके Okay। डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। ये आपके, ये देखें यार ये ऐसी डिश ना मैंने एक दफा कराची में खाई थी, ऑसम। स्टफ्ड है ना ये अंदर से? ये स्टफ्ड है। चीज और ओह माय गॉड, ये वही है। गुड फूड सिलेक्शन। बिलाल, मैं तुम्हारी जो है ना फूड सिलेक्शन से वैसे हमारा जो आइडिया था वो हाँ, देसी का था, लेकिन बिल्कुल। मुझे था कि चलें थोड़ी सी डिफरेंट आइटम्स हो अब हम जाएंगी। बर्गर हैं तो अब क्या बर्गर करें, हैं तो थोड़ा हैं। सा बर्गर ये आपका टच पास्ता, भी। ये यहाँ का स्पेशल पास्ता है। अच्छा, ओके, फैंटास्टिक। और ये आपके पराठे आ गए हैं। ओह क्योंकि वाओ। लाहौर से हैं हम, तो पराठों के बगैर तो जमता नहीं है। ये आपका स्पेशल कीमे वाला पराठा है। अच्छा। ये आपका चीज़ आलू पराठा है। अच्छा, वाओ। आई मीन तुम कहीं भी वीलॉगिंग के लिए जाते हो तो इतना ही खाना खाते हो? नहीं, इससे ज़्यादा खाता हूँ। वाह वाह बिलाल, व्हाट अ ब्यूटीफुल टेबल। मतलब इससे ज्यादा खूबसूरत मोमेंट जिंदगी में नहीं हो सकता। नो वंडर बिलाल, बिल्कुल तुमने सही रिकमेंडेशन की। टेस्ट वाइज मैं इसको देती हूँ 10 on 10। थैंक यू। Presentation, ambience, everything is so perfect. So I think this is the best place to come and enjoy your food, but with friends. But with friends. But with नहीं, यहाँ पे friends. फैमिली के साथ आ सकते हैं। है ना? It's a good family फैमिली sport या है। फ्रेंड्स के साथ आप आए। प्लीज मुगलाई हांडी लाजमी एक दफा ट्राई करें। बिल्कुल। देसी फूड स्पॉट हो सकता है ये। बिल्कुल, मैं तो कहूँगी कि ये वाकई देसी फूड स्पॉट है। और अभी एक जगह पर बिलाल हमें रिकमेंडेड अपनी जगह पर लेकर आए हैं, और अब हम बिलाल को एक और देसी फूड ठिकाने पर लेकर जा रहे हैं, जहाँ पर अब हम बिलाल को कुछ ट्राई करवाएंगे और बिलाल से उसका रिव्यू लेंगे कि इन्हें वो फूड कैसा पसंद आया।
अच्छा, तो बिलाल अब आपका सरप्राइज खत्म हुआ कि मैं आपको कहाँ लेकर आई हूँ? ये तो मेरी मतलब की जगह है। ये है इमली और आलू बुखारे का शरबत जो हम बिलाल को ट्राई करवाने वाले हैं, और गर्मियों के मौसम में इससे अच्छा मशरूब मुझे नहीं लगता कि हो सकता। हो ही नहीं सकता। हम 3 भाई हैं, हम तीनों भाइयों का फेवरेट है ये। चलिए जी, फिर ट्राई करते हैं और आपके रिव्यूज पूछते हैं कि आपको कैसा लगा। चलिए ठीक है, आ जाए। जो इसने जिगर को ठंडक दी है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। मुझे नहीं पता बाकी बातें सच है नहीं, लेकिन जितना हमने खाया है उसको डाइजेस्ट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी था। तो चलिए बिलाल, आपका तो रिव्यू हमने ले लिया। अब हम जो ये द मैन बिहाइंड दिस शरबत, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। अच्छा उस्मान, बिलाल ने तो ये व्लॉगर हैं और फूड एक्सपर्ट भी हैं, इन्होंने तो आपको 9 मार्क्स दे दिया आपकी इमली आलू बुखारे के शरबत को। लोगों का रश देखकर तो मुझे वाकई लग रहा है कि लोग काफ़ी पसंद करते हैं। तो ज़रा हमें बताएं तो सही, ये शुरू कहाँ से हुआ, कब से स्टार्ट कर रहे हैं ये हमारे दादा जो थे ये सामने लगाते थे, 5 रुपए का उस टाइम गिलास होता था। अच्छा, ये जो फार्मूला है इमली और आलू बुखारे के शरबत का, ये वही है जो आपके दादाजी ने आप लोगों को ट्रांसफ़र किया है? जी जी वही है, बिल्कुल सेम, ना इसमें कोई हमने चेंज किया है। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा चाह रहा है उसी तरह हमने इसको चला ही रखा है। थैंक यू सो मच उस्मान। वाकई ये तो नेमत से कम नहीं है, इतनी गर्मी और उसके अंदर ये इमली आलू बुखारे का शरबत, जो इसका टेम्परेचर आपने मेंटेन करके रखा हुआ है, दिस इज़ ऑसम। बड़ा ही नेकी का काम कर रहे हैं। एंड थैंक यू वेरी मच बिलाल फॉर योर टाइम, और बहुत मज़ा आया तुम्हारे साथ, और इंशाल्लाह ताला और भी व्लॉगिंग करें, खाने खाएं और लोगों को अपनी राय से आगाह करें। और जो आपने एक इस्लामाबाद में देसी खाने का परसेप्शन बदला है, सो हेड्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो मच। तो रज के आए और रज के खाए ले। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, आपसे होगी अगले हफ्ते फिर मुलाकात। अपना रखिए ख्याल, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए और अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट हमाकत की नफ्सियात, और देखते हैं आज किस बारे में बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं द साइकोलॉजी ऑफ स्टुपिडिटी, हमाकत की नफ्सियात। हमाकत की नफ्सियात की अगर ये पूरी सीरीज़ आप देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा, जब आप अपनी ज़िंदगी का तज्ज़िया करेंगे, एनालिसिस करेंगे और बहुत बहुत बारीकी से तज्ज़िया करेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमारी ज़िंदगियों के, कम से कम मैं तो उसी नतीजे पर पहुँचूँगा, हमारी ज़िंदगियों के बेशतर फैसले अहमकाना होते हैं। और ये पूरी सीरीज़ में आपको बताया जा रहा है कि किस तरह हम अहमकाना फ़ैसले करते हैं, लेकिन वो फ़ैसले करते हुए हमारे वहम गुमान भी नहीं होता, बल्कि उसके बाद भी वहम गुमान भी नहीं होता कि ये हम फ़ैसला अहमकाना कर रहे हैं। तो अहमकाना फ़ैसलों को या हमाकत की नफ्सियात में अहमकाना फ़ैसलों को रद्द करने के लिए और अकली फ़ैसलों की तरफ जाने के लिए 2 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज अहमकाना फ़ैसलों को पहचानना, और दूसरी स्टेज जो है उनको रद्द करना है। तो जब तक हम पहचानेंगे नहीं तो हम रद्द कैसे करेंगे? तो हमाकत की नफ्सियात में आज जिस इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं वो उसको कहते हैं द हेलो इफेक्ट। और ये हेलो इफेक्ट जो है ये फैला हुआ है। मैं मुतासिर होता हूँ, आप मुतासिर होते हैं, जुडिशरी मुतासिर होती है, गवर्नमेंट मुतासिर होती है। जो जहाँ आप इंटरव्यू देने जाते हैं वहाँ पे जो इंटरव्यू आपसे लेने वाला है वो मुतासिर होता है। इंटरव्यू जो लेने वाला है वो आपके इसी प्रॉब्लम की वजह से वो मुतासिर होता है अपने फैसले के हवाले से। और स्पेशली जब आप कहीं रिश्ता लेने जाते हैं या कोई आपके घर रिश्ता देखने आता है, अगेन आप इसका बहुत बुरी तरह शिकार होते हैं। तो बुनियादी तौर पे हेलो इफेक्ट क्या है? जनरली इसको पॉजिटिव थॉट्स के वाले से कहा जाता है कि किसी भी फ़र्द के बारे में जब हम पहली दफ़ा देखते हैं तो एक इफेक्ट पैदा होता है, उसको हेलो इफेक्ट कहते हैं। कोई भी फ़र्द, कोई भी शक्ल जब आपके सामने आती है तो आपके ज़हन में एक इमेज बनता है, वो आप रोक नहीं सकते। वो एक मेंटल शॉर्टकट है, और ये जो मेंटल शॉर्टकट है ये एवोल्यूशन में पैदा हुआ, और इस मेंटल शॉर्टकट से एक फैकल्टी है, एक सलाहियत है इंसानी ज़हन की, इससे हमने बड़े फ़ायदे उठाए। लेकिन इसी सेम मेंटल शॉर्टकट को इस्तेमाल करते हुए, यानी इसको अगर हम किसी गलत जगह पर इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन गलत नतीजा बरामद होगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि जब भी कोई फ़र्द मेरे जहन में आता है तो मेरे जहन में अगर कोई शक्ल बनती है तो उसको तो मैं नहीं रोक सकता, इसको कोई इंसान नहीं रोक सकता। सिर्फ ये होता है कि हमें उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए या हमें उसके हिसाब से एक्ट नहीं करना चाहिए। कोई फ़र्द अगर उसका ज़ाहिरी पहनावा
कोई कल्चरल मामला हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे मामला हो सकते हैं कि वो पहनावा जो है वो मेरे जहन में सेट एक पैटर्न है उस पर नहीं बैठ रहा, तो मेरी उसके बारे में मनफी राय कायम हो गई, एक मेंटल शॉर्टकट बन गया कि शायद ये उस तरह का नहीं है, और उसके बाद मैंने उस पर एक्ट भी कर दिया। तो मोस्टली ये होता है कि जो मेंटल शॉर्टकट जिसकी मदद से, जिस हैलो इफेक्ट की मदद से हम किसी फ़र्द के बारे में एक तासुर कायम करते हैं, 99% चांसेस यही होंगे कि ये तासुर जो है ये बाद में बिल्कुल उलट निकलेगा, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये इसके बारे में सोचा नहीं था, ये जब मेरे सामने आया था मेरे जहन में तो कुछ और आया था, और ये तो बड़ा से मैंने गलत सोचा था तो ये तो बड़ा अच्छा निकला, या मैंने बहुत अच्छा सोचा था तो ये बहुत गलत निकला। तो इस तरह का जो तासुर फौरी तौर पे कायम होता है उस पर कभी भी बिलीव करते हुए एक्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि सिर्फ एक फ़र्द को देखिए कितना कॉम्प्लेक्स होता है, इंसानी नफ्सियात कितनी उलझी हुई हैं, कितनी डीप हैं, कितनी गहरी हैं, और किसी फ़र्द के बारे में राय कायम करते हुए बहुत मुश्किल होता है। उसकी वजह यह है कि जब तक कि आपके साथ वो कुछ सफ़र ना कर ले, क्योंकि सफ़र में जब आप जाते हैं तो फिर वो तमाम बनावट, वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और इंसान की असल शख्सियत कहीं निकल सकती है। तो वहाँ पे अगर आपने किसी के साथ सफ़र किया है तो मुमकिन है कि आप उसके बारे में कोई राय कायम कर सकें। कहा जाता है कि किसी को अगर कर्ज़ आपने दिया है या कर्ज़ लिया है तो उस सूरत में भी बहुत सारी चीज़ें जो है बाहर आ सकती हैं। तो लेकिन एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बाद ही ये चीज़ें हो सकती। जब हम किसी जगह पे रिश्ता लेने जाते हैं या कोई हमारे घर रिश्ता लेने आता है तो वो बेस्ट बिहेवियर होता है, वो इतना बेस्ट बिहेवियर होता है कि इंसान अपने ऑप्टिमम बिहेवियर पे होता है, जिसकी वजह से बहुत अच्छी राय, बहुत अच्छा हेलो इफेक्ट बनता है। लेकिन ये बहुत अच्छा हेलो इफेक्ट जो है अगेन हनीमून पीरियड जो है वो ओवर हो जाता है, और उसके बाद जो शख्सियत की जो असल परतें हैं, जहतें हैं, वो जब सामने आती हैं तो मालूम होता है कि वो सारा हेलो इफेक्ट था और वो किस कदर मुख्तलिफ साबित हुआ। और हम अमूमी तौर पे इसका शिकार रहते हैं, हर जगह पे शिकार रहते हैं। पाकिस्तान में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, दुनिया भर में बहुत कमाल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ जिनके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे पढ़ना जो है वो ख्वाब होता है। तो ऐसी किसी यूनिवर्सिटी का जो लेबल है वो एक हेलो इफेक्ट पैदा करने के लिए काफ़ी है। एक फ़र्द जो है मेरे सामने आता है और वो कहता है कि मैं हार्वर्ड का पढ़ा हुआ हूँ या मैं ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हूँ, तो ये बहुत हद तक एक इफेक्ट कायम कर देगा। मैं मज़ीद अभी जांच नहीं रहा, हो सकता है कि मैं मज़ीद जांचूं तो मालूम हो कि वो लेवल जो है वो गलत साबित हो। ऐसा मुमकिन है कि वो वाकई फ़र्द इतना अहल या काबिल ना हो, लेकिन उस यूनिवर्सिटी के नाम की वजह से मैं हेलो इफेक्ट का शिकार हो गया, या एक इदारा जो है वो कोई इतना बड़ा नाम तो नहीं है और उसकी वजह से मैं एक शख्सियत के बारे में मैंने गुमान कर लिया कि एक मेंटल शॉर्टकट बन गया कि ये कोई इतना काबिल इंसान नहीं है। और हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा काबिल निकले, बात कि किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए से भी वो ज़्यादा काबिल निकले। सो हेलो इफेक्ट हर जगह पे काम कर रहा होता है। हेलो इफेक्ट जो है वो पॉन्जी स्कीम्स में काम कर रहा होता है। पूरी दुनिया में जितनी भी फ्रॉड की ये जो पॉन्जी स्कीम्स होती है, जो पैरामिड स्कैम्स होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है। हमारे यहाँ आपको पता है एक डबल शाह की एक मिसाल है। पैरामिड स्कैम्स में तो दुनिया में ये वाक़यात भरे हुए हैं। एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा परेशान कुन भी है, क्योंकि इसने इंसानियत से बहुत ज़्यादा फैसले गलत करवाए हैं, वो है कि अट्रैक्टिव फेसेस जो होते हैं, ये जो अच्छे फेसेस यानी जो जमालियात के किसी पैमाने पे पूरा उतरते हैं, उनके बारे में जो एक सॉफ्टनेस या एक हेलो इफेक्ट पैदा कर लेता है इंसान, वो फैसला अकली फैसले से आप दूर चले जाते हैं। एक इंटरव्यू करने वाला जो है अगर वो इसका शिकार होगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका नतीजा क्या होगा, बिल्कुल गलत बरामद होगा ना। बिल्कुल इसी तरह जो जमालियाती पैमाने हैं जो कि हमने बचपन में सीखे हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो स्टैंडर्ड्स हों ब्यूटी के, लेकिन वो जो ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स हमने अपने कल्चर से, अपनी सकाफत से हमें मालूम हुआ कि खूबसूरती होती क्या है या खूबसूरत चेहरा होता क्या है, तो उस पैमाने पे अगर कोई पूरा नहीं उतरा तो उसके हवाले से भी हम हेलो इफेक्ट का शिकार होंगे और यकीनन हम गलत फैसला करेंगे। और वो गलत फैसला सिर्फ हमारी ज़ात के लिए नुकसानदेह नहीं होगा, वो उसका नुकसान जो है वो कहीं ज़्यादा उस शख्स के लिए है जिसके हवाले से हमने कोई नतीजा अख़ज़ किया है या हमने कोई राय कायम की है या हमने कोई फ़ैसला किया। हम किसी ऐसी पोजीशन में थे उसके हवाले से हमने एक फ़ैसला किया है, उसकी तो पूरी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो गया वो फ़ैसला। तो ये जो फैकल्टी है जिसको मैंने कहा है कि ये मेंटल शॉर्टकट है, मेंटल शॉर्टकट एक फैकल्टी है, एक सलाहियत है इंसानी ज़हन की, लेकिन सर्टन मकासद हैं उसके। इसी सलाहियत को, सेम सलाहियत को अगर हम गलत इस्तेमाल करेंगे तो उसके गलत नताइज बरामद होंगे। मुतासर हुए, माशरा कितना मुतासर हुआ, आपकी ज़िंदगी कितनी मुतासर हुई, मेरी कितनी मुतासर हुई, और मेरी और आपकी ज़िंदगी की वजह से हमारे जो रिलेटेड बहुत सारी ज़िंदगियाँ थी वो किस कदर मुतासर।
आइंदा के बाद हेलो इफेक्ट जो है इसको ज़हन में रखिएगा, और कोई भी शख्स जब आपके सामने आता है, कोई भी फ़र्द आपके सामने आता है, तो आप ज़हन में रखिएगा कि आपने हेलो इफेक्ट का शिकार नहीं होना। अट्रैक्टिव फेस या वो फेस जो आपकी ब्यूटी की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता, इन चीज़ों को आपके फैसले पे असरअंदाज नहीं होना। देखते रहिए हमाकत की नफसियत। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की, और स्पोर्ट्स में बिलखुसूस क्रिकेट की। एशिया कप पाकिस्तान में होगा या नहीं, ये मखमसा अभी तक बरकरार है। कभी खबर आती है कि भारत मान गया है और पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने पर रजामंद हो गया, और कभी खबर आती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हाइब्रिड मॉडल के ऊपर अभी तक काम नहीं हुआ। नजम सेठी साहब भी इस हवाले से कोशा नजर आते हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाइब्रिड मॉडल को मानने वाली खबरों की तरदीद कर दी, और BCCI हाइब्रिड मॉडल पर खेलने के लिए अभी रजामंद नहीं हुआ। ये भी खबरें सामने आ रही हैं। दूसरी जानिब BCCI एशिया कप को किसी एक न्यूट्रल मकाम पर शिफ्ट करना चाहता है। क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि एशिया कप को श्रीलंका मुंतकिल किया जाए, और फिलहाल भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने PCB के हाइब्रिड मॉडल पर खेलने से इनकार कर दिया है। हम तो शादियाने बजा रहे थे, लेकिन बिल्कुल हमें तो ये खुशी हो रही थी। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल जय शाह का कहना है कि एशिया कप के मुस्तकबिल के अमल की तैयारी के लिए मैं इमरान के साथ बातचीत करेंगे, और इन दिनों आपको पता है IPL में भी मसरूफ़ हों, और एशिया कप के मुस्तकबिल का जो हतमी फैसला है IPL के फाइनल के बाद ही होगा। इस हवाले से क्या खबरें हैं, एशिया कप पाकिस्तान में होगा या नहीं, इसी हवाले से बात करेंगे। सलीम खालिक साहब मौजूद हैं। सलीम साहब, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये जो एशिया कप का मामला है खासा तवील ही हो गया है, कभी सुनते हैं कबूल कर लिया हाइब्रिड मॉडल, कभी सुनते हैं नहीं किया, तो ये क्या माजरा है सारा? देखिए, माजरा सिर्फ एक है कि इंडिया चाहता है पाकिस्तान आइसोलेट रहे, क्रिकेट के इवेंट उधर ना हो, टीमें आने लगी हैं, सारी बड़ी टीमें आके खेल चुकी हैं। अब अगर इंडिया मना कर रहा है तो आप समझ लें कि उसका कुछ और ही इंटेंशंस हैं। चलो ठीक है, तुम नहीं आ रहे, ना आओ, लेकिन दूसरी टीमों को तो आने दो। लेकिन यहाँ भी ब्लैकमेलिंग कि आप पाकिस्तान तहरीरी तौर पर ये लिख के देंगे भाई पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएगी इंडिया, उसके बाद हाइब्रिड मॉडल को मानेंगे। लेकिन PCB कैसे कोई तहरीरी तौर पर उनको बता सकता है जब तक हुकूमत की इजाजत ना मिले, और हुकूमत आपको पता है आजकल बहुत बड़े बड़े इश्यूज में फंसी हुई है। तो इस वजह से फिर उन्होंने एक शोशा छोड़ दिया कि हाइब्रिड मॉडल अभी नहीं मत किया। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है कि जी 4 मैचेस यहाँ करा दो, दूसरी टीमों के चार्टर्ड फ्लाइट में हम फिर टीमों को ले जाएंगे UAE। लेकिन UAE जाने में भी एतराज है कि गर्मी बहुत है। हालांकि इसी गर्मी में एशिया कप पहले भी हो चुका है, तो इसी गर्मी में IPL भी हो चुकी है। श्रीलंका पे बहुत ज्यादा एतरार कर रहे हैं, और पाकिस्तान भी मान गया कि ठीक है जी, श्रीलंका में आपको कराना है आप करा दें, लेकिन जो गेट बनी है वो हमें दें, यानी जो शायकीन की आमद से पैसे आते ताकि हमारा नुकसान कवर हो। अभी हम ये नहीं कह सकते कि जी हाइब्रिड मॉडल तस्लीम नहीं होगा या एशिया का पूरा श्रीलंका में शिफ्ट कर देंगे। अभी कुछ भी चेंज हो सकता है। कुछ लोग लगे हुए हैं इस तरफ के किसी तरह पाकिस्तान का जो बात है वो मान ली जाए, क्योंकि इसमें फेस सेविंग है दोनों की। PCB ने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ली है और उधर इंडियन बोर्ड भी बड़ी बड़ी बातें कर चुका है। तो अगर ये हाइब्रिड मॉडल वाली बात मान ली गई तो फेस सेविंग है दोनों की, वरना पाकिस्तान टीम कैसे जाएगी श्रीलंका खेलने के लिए जब आपने बड़ी बड़ी बात कर दी थी। भारत UAE के मौसम के बारे में तो ऐसे बात करें जिससे इंडिया में बर्फ पड़ रही है ना, जहाँ पे ये होने हैं, उन जैसा ही मौसम है और उनसे बेहतर ही होगा या वैसा ही टेम्परेचर है ऑलमोस्ट। तो मेरे को में बिल्कुल एक सेंसलेस बात है, लेम से एक्सक्यूज है। ICC कहीं नजर नहीं आ रहा है इस सारे मामले में। ACC भी ऐसा लगता है कि उसने भी हथियार डाले हुए और ICC ने भी हथियार डाले हुए, और ये महज BCCI और जो जय शाह है इट्स हिज ओन पर्सनल डिस्क्रिप्शन समहाउ कि वो फैसला करेगा। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ICC का इससे ताल्लुक नहीं है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है, और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह जय शाह हैं, यानी वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड की बात है। तो इशू सारा ये है कि जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि पाकिस्तान के सब जो हालात हैं आपके सामने हैं, सिर्फ एक चीज है पाकिस्तान की जो आगे बढ़ रही है, वो है क्रिकेट। हमारे जो रैंकिंग है वनडे में 4 में से 3 टॉप पाकिस्तानी है। बाबर हमारा दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन बन गया है। हमारी टीम अभी वनडे में भी बनी नंबर 1, उससे पहले टेस्ट में भी, T20 में भी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड सब आके खेल चुके, तो यानी क्रिकेट में हम आगे जा रहे हैं। तो जाहिर है इंडिया को ये कबूल नहीं है। और जय शाह, उनके वालिद अमित शाह आपको पता है BJP के हैं। तो ये सारा गेम है पॉलिटिकल कि पाकिस्तान को क्रिकेट में भी बिल्कुल आइसोलेट कर दो। यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी भी होनी है 2025 में,
अगर एशिया कप नहीं हुआ, इसको अगर पूरा न्यूट्रल वेन्यू पे श्रीलंका ले गए तो 2025 में फिर यही सवाल उठ खड़ा होगा कि जी इंडिया कहेगा हम नहीं आ रहे, फिर एशिया ये चैंपियंस ट्रॉफी को भी ले जाओ। ये मसला चलता रहेगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर हमारे पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के जो चेयरमैन है नजम सेठी साहब, ऐसा लगता है कि जरा ओवर एक्सपोज कर दिया उन्होंने इस मामले को और पाकिस्तान के कंसर्न को। हो सकता है हमें क्रिकेट बोर्ड के अंदरूनी माली मामलात का नहीं पता, वो इतने नाजुक हों कि इसके बगैर हमारी ऑक्सीजन नहीं हमें मिल रही हो, ये हो सकता है। लेकिन दूसरी जानिब इतना ज्यादा हर इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर आके अपना मौका, हर इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये जेस्चर देने की कोशिश करना कि जी हम ये चाहते हैं और हम जाना भी चाहते हैं। डोंट यू थिंक कि पाकिस्तान ने जब एक स्टेटमेंट दे दी थी, देन वी वर सपोज्ड टू वेट फॉर इंडियाज रिस्पांस कि जी अगर नहीं आता तो ठीक है जी, वी आर वेरी क्लियर कि आप नहीं आ रहे तो हम भी नहीं आ रहे। हम बार बार ऐसे करते हैं तो लगता है कि जय शाह नोज दिस कि नहीं इनको जरूरत है हमारी। 100% आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। पहली चीज ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गरीब नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रमीज राजा के दौर में 1-8 साल पहले ही पाकिस्तान जूनियर लीग का एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, फ्लॉप प्रोजेक्ट, सबको पता था शुरू होने से पहले ही। उस पे 1 अरब रुपए जाया किए हैं। तो जो 1 अरब रुपए जाया कर सकता है और उसके बावजूद चल रहा है तो उसके बाद कितने पैसे होंगे। पैसे का मसला नहीं है, अभी वर्ल्ड कप भी खेलेंगे तो बहुत पैसा आना है। ओवर एक्सपोजर, मैं बिल्कुल आपसे इसमें एग्री करता हूँ। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट की गलती है। उन्होंने सिर्फ अपनी एफिशिएंसी जाहिर करने के लिए नजम सेठी साहब को बिल्कुल सबके सामने रख दिया। लोगों को व्हाट्सएप मैसेज किए गए इंडिया में, इंग्लैंड में, दूसरी जगहों के, भाई चेयरमैन का इंटरव्यू करना है, आ जाओ चेयरमैन का इंटरव्यू करा दूं। मुझे इस कैरियर में इतने साल गुजर चुके हैं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट ने इस तरह मैसेज करके कहा हो कि आओ तुम्हारी बात करा दूं चेयरमैन बोर्ड। चले, मैं तो अपने आप को बड़ा नहीं समझता, बहुत सारे और बड़े बड़े साथी हैं, कभी मैंने किसी से ऐसा नहीं सुना। तो ये सारा कसूर पीसीबी मीडिया डिपार्टमेंट का है कि यूट्यूबर्स के सामने भी चेयरमैन को लेकर आ गए। उससे बिल्कुल ये ओवर एक्सपोजर हुआ और वही बात आपकी वाली के बहुत ज्यादा और वो मौकिफ का उस तरह से क्रेडिबिलिटी भी, फिर आप ऑथेंटिसिटी भी नहीं रहती है। जाहिर है जब एक ही चीज़ को आप बार बार मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया या लोकल मीडिया के ऊपर आकर बोले। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच सलीम खालिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एशिया का ये मामला है, देखते हैं कि आगे जाके किस रुख जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये मामला इतना सेंसिटिव है और पाकिस्तान के आगे फर्दर फ्यूचर का, जो पाकिस्तान में क्रिकेट का फ्यूचर है, इंटरनेशनल क्रिकेट का फ्यूचर है, वो भी स्टेक डर रहा है। इंडिया डर रहा है, हमारे नंबर 1 बैट्समैन से भी, बैटर से भी डर रहा है, हमारे जबरदस्त पेस अटैक से भी डर रहा है, पाकिस्तान आने से भी डर रहा है। जहाँ पे इंग्लैंड न्यूजीलैंड होके चले गया, ऑस्ट्रेलिया होके चला गया, वो यहाँ पे आने से डर रहा है। डरे नहीं, खेलें हमारे साथ, इट्स ओके, हो सकता है आप ही जीत जाए। देख लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आज चूंकि वीक का आखिरी शो है तो हम कारवां सराय के हवाले से ज़रूर बात करते हैं। आपको बताते हैं कि इस वीक के कारवां सराय में व्हाट स्पेशल इज़ कमिंग योर वे। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब इस दफ़ा भी मुसव्विरों के हवाले से कुछ बात कर रहे हैं और इसमें सादिक़ैन स्पेशल है ये, और कुछ मिमिक्री भी की है इसमें तारड़ साहब ने। हमारे पास कुछ क्लिप्स है, आपको दिखाते हैं। तारड़ साहब, हम आपके सब्र और इस्तिकामत के कायल हो गए हैं। अल्लाह ताला भी सब्र करने वालों के साथ है। अब इस हकीर और पुरतकसीर फ़कीर को हुक्म करें कि आप क्या चाहते हैं। और याद रहे कि आज से पेशतर मैंने सिर्फ अल्बर्ट कामियो, जानते हैं कामियो को, मैंने कहा जी हाँ, फ्रांसीसी बहुत मशहूर नावल निकाल, उनका नावल था द स्ट्रेंजर। उसकी हमने हुकूमत फ्रांस की फरमाइश पर उसको मुसव्वर किया था। उनके बाद हम इंशाल्लाह आपकी किताब निकली तेरी तलाश में को मुसव्वर करेंगे। शेरवानी मुझे मालूम है उनके पास सिर्फ एक ही थी, कुर्ता शलवार शायद 2 होंगे, वो जो पजामा पहनते थे, और वो जैसी भी होती थी चुरमुर यूँ करके रखी होती थी वो उसको पहन के, और शूज़ भी वो बिल्कुल जो होते हैं ना वो चमकते चमड़े वाले वो पहनते थे। उन्हें कतई तौर पे यानी कोई लालच नहीं था, और जो भी आता उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखकर ज़रूर देते। कोई भी फरमाइश करता छोटी मोटी, और मैंने कभी नहीं देखा और कभी से सुना नहीं कि कभी उन्होंने किसी से भी अपने फ़न के हवाले से कुछ रकम ली हो। तो मैंने जाके सलाम दुआ की तो मैंने कहा कि सादिक़ैन साहब कुछ हवाखोरी हो रही है। मैंने कहा तारड़ साहब हवाखोरी तो नहीं, कोई करेला खोरी हो रही।
तो वो मन्नू भाई के घर से कीमा भरे करेले आए थे, तो हमारा ख्याल था कि रोटी यहाँ से ले लेंगे, तो वो खालिद भी चले गए और सुल्तान भी कहीं गए हुए हैं। फ़कीर के पास रकम तो होती नहीं, उनके पास होती, तो हम सोच रहे हैं कि इसको पार कर जाएं, अगर सड़क को अगर पार कर सकते हैं तो उधर एक तंदूर है, उससे कुछ उधार कर लेंगे, इसको भी गर्म करवा लेंगे। क्या बात है। मुस्तंसर हुसैन तार साहब को आप मिमिक्री करते हुए भी देखेंगे, ये भी एक ट्रीट ही है जिस तरह से वो सादका इंसाफ के हवाले से बात कर रहे थे। इतवार की रात 7:05 पे आपको ये कारवा सराय देखने को मिलेगा, देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और एक और बेमिसाल लेजेंड अदाकार काजी वाजिद साहब की बात करते हैं, जिनके मद्दाह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। ड्रामा इंडस्ट्री में एकेडमी की हैसियत रखने वाले काजी वाजिद अपनी अदाकारी से एक नस्ल को मुतासिर कर चुके हैं। रेडियो टेलीविज़न पर कई यादगार किरदार अदा किए उन्होंने, और उनका असल नाम काजी अब्दुल वाजिद अंसारी था। आप 11 फरवरी 2018 को मुख्तसर अलालत के बाद दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। टेलीविज़न के लिए काजी साहब की खिदमात यकीनी तौर पर हमेशा याद रखी जाएंगी। इससे पहले कि हम प्रोग्राम के खात्मे की जानिब जाएँ, दो हमारे पास दिलचस्प स्टोरीज़ हैं। सबसे पहले तो कराची से एक अफसोसनाक खबर है। इब्यान सनफ आतिफ, जो एक बच्चा काफ़ी दिन से एक गटर के अंदर गिर गया था, लापता है, और इंतज़ामिया की बेबसी ये है कि अभी तक इस बच्चे को तलाश नहीं किया जा सका है। उसके वालिदैन अब तक इस कोशिश में मसरूफ़ है कि कहीं ना कहीं से इस बच्चे का सुराग मिले। अब से कुछ दिन पहले अपने अपार्टमेंट से इब्यान क्रिकेट खेलने के लिए नीचे उतरा, बॉल के पीछे भागते हुए गटर जो मेन होल था खुला था, उसके अंदर गिरा, और अब तक उसका सुराग नहीं मिल रहा है। कराची जैसे शहर में, जो दुनिया के चंद एक बड़े शहरों में से है, वहाँ पे एक इंसान का शहरी आबादी के अंदर इस तरह गिर के गुम हो जाना और फिर न मिलना तमाम इदारों की इंतज़ामी कैपेसिटी के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और साथ ये भी कि जो वसाइल हैं इतने बड़े शहर के, वो किस जानिब लग रहे हैं और इंतज़ामिया क्या कर रही है, बहुत ही शर्म का मकाम है। आई बिलीव इसके ऊपर ज़रूर है एक सोचना भी चाहिए और इन वालिदैन की दादरसी भी होनी चाहिए। बिल्कुल। और इसके साथ से जी इन द एंड आपको बताएं, बरतानिया में टीपू सुल्तान की जो तारीखी तलवार है उसको नीलामी के लिए पेश किया गया, जो तकरीबन 4 अरब 93 करोड़ रुपए में फ़रोख्त हुई है। इस तलवार के हवाले से आपको पता है मज़ाहमत और बहादुरी का इस्तारा है, और मैसूर के टाइगर के नाम से मशहूर टीपू सुल्तान की जो तलवार है उसे फ़न सिकाफत और असला साजी की महारत के अतबार से ये अपनी मिसाल आप है। ताहम जो इस नीलामी के एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उनको उम्मीद नहीं थी कि तलवार की जो कीमत है वो इतनी लग जाएगी, तो उनकी ये तलवार जो है टीपू सुल्तान की तकरीबन 4 अरब 93 करोड़ पाकिस्तानी रुपए में फ़रोख्त हुई है। बहुत ज़्यादा बाक़ियात ऐसी हैं टीपू सुल्तान की जो अंग्रेज़ अपने साथ लेकर गया और वो अंग्रेज़ के पास मौजूद हैं। अब उनकी ऑक्शन करने का सिलसिला जारी है। नाउ दे आर मेकिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स आउट ऑफ इट। बहरहाल दिलचस्प सूरत हाल है। हम जिस बच्चे की बात कर रहे थे जी, ये बयान की, उसकी तस्वीर हमारे पास मौजूद है। ये है वो छोटा बच्चा जो कि तकरीबन 6 साल इसकी उम्र बताई जाती है, गटर में गिरकर लापता हुआ कराची के अंदर। और अभी तक हम जैसा कि आपको बता रहे हैं, अभी तक कोई ख़बर नहीं मिल पाई है कि बयान ज़िंदा है या नहीं है। इस हादसे को काफ़ी वक्त गुजर चुका है। उम्मीद करते हैं इंतज़ामिया थोड़ा सा बिल्कुल तेज़ करेगी अपने एक्शन को और बच्चे को ढूंढेगी। अच्छा जी, इसी पॉइंट के ऊपर प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो गया, चूँकि आज जुम्मा इंशाल्लाह मुलाकात आपसे मंडे को होगी। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।